आज 10वें वार्षिक अभिजात वर्ग भर्ती अभियान का दिन था और लिथियम माइन मिडिल स्कूल का प्रत्येक स्नातक छात्र व्यायामशाला में इकट्ठा था और अभिजात वर्ग के उस दवा के साथ आने की प्रतीक्षा कर रहा था जो उनके भाग्य का फैसला करेगी। ये कुलीन लोग गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के आदर्श थे, जादुई क्षमताओं वाले सुपर मानव जो उस दिव्य इंजेक्शन से पैदा हुए थे जिसे आज छात्रों को दिया जाने वाला था। खनिकों के बच्चों में से किसी ने भी पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, सिवाय मेयर के, जो साल में कुछ बार भाषण देते थे और उन्हें अपने स्कूल में पाकर छात्र इतने उत्साहित थे कि वे महीनों तक उनके बारे में बात करते रहते थे। इसलिए कोई भी कल्पना कर सकता है कि उन्हें कितनी निराशा हुई होगी जब कोई प्रसिद्ध मूर्ति नहीं बल्कि सेना के कुलीन लोगों का एक समूह इंजेक्शन लगाने के लिए आया था। लेकिन हालांकि ये वे गायक या फिल्म स्टार नहीं थे जिन्हें वे सभी जानते थे, यह कोई रहस्य नहीं था कि ये सैन्य अभिजात वर्ग के लोग ही रक्षक थे जिन्होंने अपने देश को शत्रुतापूर्ण सेनाओं और जादुई जानवरों के हमेशा मौजूद खतरे से बचाया था। कैफे में लगे टेलीविजन और स्कूल के शिक्षकों ने उन्हें ऐसा बताया। हालांकि उन्होंने कभी किसी कुलीन वर्ग को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने जादुई जानवरों को देखा था और अक्सर खनन शहर में हर जगह मिट्टी के चूहे छिपे हुए थे और आसपास के किसान पीढ़ियों से राक्षसी सुअर पाल रहे थे। लेकिन हाल ही तक केवल प्रौद्योगिकी की शक्ति और चर्च के उच्च पुजारियों और पुजारियों का पवित्र जादू ही जंगली जानवरों को दूर रख सकता था। हालांकि जब अधिक शक्तिशाली राक्षस आए तो आप छिप गए या आप मर गए। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के मनुष्यों और वास्तव में विश्व के अधिकांश मनुष्यों के लिए जीवन का यही तरीका था। काल अपनी सीट पर बेचैन होकर नस के आने और सीरम इंजेक्शन लगाने का इंतजार कर रहा था। आज एक युवा छात्र के जीवन का सबसे बड़ा दिन था, जिस दिन उन्हें मन जागृति सीरम दिया जाएगा, जिसे दिव्य सीरम के रूप में जाना जाता है, और यह पता लगाया जाएगा कि क्या उन्हें ऐसी क्षमताएं प्राप्त होंगी जो उनके जीवन को बदल सकती हैं, या क्या वे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए लिथियम खनन शहर में आम श्रमिकों के रूप में फंस जाएंगे। ये काल का सरकारी स्कूल में आखिरी दिन भी था, इससे पहले कि वह या तो पूर्णकालिक काम करना शुरू कर दे या किसी किस्मत से इस जीर्ण शीर्ण खनन शहर को छोड़ दे। अगर वह सीरम के अनुकूल था तो वह आज रात गोल्डन डिवाइन अकादमी के लिए रवाना हो जाएगा और गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के रक्षक के रूप में अपने नए कौशल का प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार होगा। वे पहले ही प्रिंसिपल के भाषणों का 1 घंटा सुन चुके थे, जिसमें उन्हें राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य, अभिजात वर्ग की महिमा और उन्हें दिए गए इस अवसर के महत्व की याद दिलाई गई थी। आखिरकार वे भी आम खदान मजदूरों के बच्चे थे, जमीन पर जीने वाले गरीब और कभी कुछ और नहीं बन पाने वाले। काल ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि नज ने उसके बगल में एक खुले ब्रीफकेस के साथ गाड़ी को घुमाया और फिर एक भयंकर दर्द उसके हाथ में चला गया और दुनिया कुछ देर के लिए खाली हो गई। पीड़ा उसके शरीर की हर कोशिका में फैल गई, जैसे कि उसे अंदर से चीर दिया गया हो, और खून ने उसके फेफड़ों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वह अपने स्कूल के सभागार की धातु की तह वाली कुर्सी पर बैठे बैठे डूब गया। ये गलत था, गोली केवल इसलिए लगाई गई थी कि सुई चुभ जाए, इस तरह नहीं। जैसे जैसे उसकी चेतना लुप्त होती गई, काल को एहसास हुआ कि वह संभवतः 100 में से एक था, वह दुर्लभ घातक प्रतिक्रिया जो उस गोली के प्रति हुई जिसने राष्ट्र के रक्षकों को आम लोगों से अलग कर दिया। लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसकी सांसें साफ हो गईं, दर्द कम होने लगा और उसकी आंखें फड़फड़ाने लगी। उसके कुछ सेकंड बाद काल को होश आ गया, लेकिन दर्द अभी भी उसके शरीर की हर कोशिका में दौड़ रहा था। नस की गहरी लाल आंखें, जो उसके अपने सीरम इंजेक्शन का एक साइड इफेक्ट थी, सीधे उसे घूर रही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तुम वहां हो। मुझे लगा कि हमने तुम्हें 1 मिनट के लिए खो दिया है। यह एक अच्छा संकेत है। इस स्टॉप पर शून्य हताहतों का हमेशा मतलब होता है कि समूह में कोई शक्तिशाली है। महिला पीछे हट गई और काल ने उस खूबसूरत हरे रंग की सैन्य वर्दी, पेंसिल स्कर्ट और हील्स को देखा। ये सब जाना पहचाना था, लेकिन सब कुछ गलत था। क्या इंजेक्शन के बाद उसकी कुछ यादें चली गईं? या उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ थी? दूसरी बार सोचने पर उसकी आंखों में जरूर कुछ गड़बड़ थी। दुनिया अभी भी थोड़ी धुंधली थी जब उसके पास ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई नहीं था। वह चौंक गया क्योंकि उसका सिर फिर से धड़कने लगा और दर्द की एक नई लहर ने उसके शरीर को झकझोर दिया। लेकिन अजीब लाल आंखों वाली सैन्य महिला को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह उसके पास एक गोल मटोल युवा लड़की के पास गई और अपनी गाड़ी पर रखे ब्रीफकेस से एक बड़ी सुई निकाली जिसमें एक चमकता हुआ सुनहरा तरल भरा हुआ था। बिना किसी चेतावनी के उसने उसे लड़की की बाह में घुसा दिया और युवा लड़की बेहोश हो गई, फिर धीरे धीरे अपने आप को संभाला। हाथों पर सरसरी निगाह डालने पर काल को परिचित कांस्य रंग का तन दिखाई दिया, लेकिन कक्षा के बाद खदानों में काम करने के कारण बचपन में जो निशान और त्वचा उखड़ी हुई थी,
वह लगभग गायब हो चुकी थी, उसकी जगह एक गहरा लाल निशान रह गया था, जो उसकी बांह की पूरी लंबाई में फैले 3 लंबे पंजों के निशान जैसा लग रहा था। जैसे ही वह चुपचाप अपनी बांह पर निशानों को देखता रहा, वे अधिक स्पष्ट और अधिक वास्तविक हो गए, जैसे कि मांस को अभी अभी फाड़ा गया हो, लेकिन उसकी उंगलियों के नीचे त्वचा चिकनी और अक्षत थी। कुछ मिनटों के बाद भयभीत बच्चों की आवाजें शांत हो गईं और काल ने कमरे के सामने की ओर देखा, जहां औपचारिक सैन्य वर्दी में एक अधिकारी मंच के पीछे खड़ा था और धैर्यपूर्वक प्रक्रिया समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। इससे पहले कि वह बोलना शुरू करता, लाल आंखों वाली महिला, डॉक्टर कोट पहने 6 पुरुषों के साथ उसके साथ आ गई। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। इस वर्ष का चयन परीक्षण पूरा हो गया है, और आप में से जो लोग अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे सामान्य रूप से अपनी कक्षाओं में वापस आ सकते हैं। लेकिन आप में से बाकी लोगों को बधाई। आपको गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र की नई पीढ़ी के विलक्षण व्यक्तियों के रूप में चुना गया है। धन्य लोग जो हमें दिव्य सीरम द्वारा दी गई अलौकिक शक्तियों के लाभ के साथ हमारे दुश्मनों पर विजय दिलाएंगे। कमरे में सैनिकों की संख्या बच्चों की संख्या से दुगुनी थी और काल घबरा गया। उसका दिमाग अभी भी इस तथ्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था कि वह अभी भी भाग्यशाली लोगों में से एक था, वे बच्चे जो कृत्रिम रूप से प्रेरित महाशक्तियों के अनुकूल थे, वे जो जादूगर बन सकते थे, शक्तिशाली योद्धा जो पहाड़ को चीर सकते थे, या यहाँ तक कि महान चिकित्सक जो मृतकों को भी जीवित कर सकते थे। पहले तो बच्चों ने इस विचार का विरोध किया कि उन्हें सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाएगा और ले जाया जाएगा, खासकर वे जो चयन में विफल रहे थे। समस्या ये थी कि इंजेक्शन के बाद उन्हें चलने के लिए वास्तव में मदद की जरूरत थी। स्थिति केवल काल को और अधिक भ्रमित कर रही थी, लेकिन उसने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा था। हो सकता है कि वे ये निर्धारित करें कि सीरम ने नए जागृत अभिजात वर्ग के साथ जो कुछ भी किया था, उसमें कुछ गड़बड़ थी और उसे खत्म कर दिया। या इससे भी बदतर, उसे वापस खदानों में काम करने के लिए भेज दिया। कक्षा में उन्हें जो पाठ पढ़ाया गया था, उसके अनुसार अब तक वह एक शक्तिशाली नायक बन जाना चाहिए था, न कि एक औसत से कम कद का किशोर लड़का जो दर्द से तड़प रहा हो और इतना कमजोर हो कि अपनी कुर्सी से उठ न सके। तुम थोड़े भ्रमित लग रहे हो, बच्चे। बस हमें तुम्हें उठाने दो, और कुछ दिनों की नींद के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बस हमारे आने से पहले होमवर्क करना मत भूलना। काल के पास खड़े सैनिकों में से एक ने निर्देश दिया। इस प्रकार वह स्वयं को एक आलीशान रेलगाड़ी के डिब्बे में ले गया और एक निजी कमरे में ले गया, जिसमें अपना डेस्क था और दीवार पर एक कॉल बटन था जिस पर रूम सर्विस लिखा हुआ था। दुर्भाग्यवश ये समझने की उसकी योजना विफल हो गई कि यह प्रक्रिया इतनी दर्दनाक क्यों थी, लेकिन जैसे ही उसका सिर तकिए से टकराया, काल सो गया। वह कितनी देर तक बाहर रहा, उसे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन जब वह अंततः जागा तो उसकी मेज पर कागजों का ढेर पड़ा था, साथ में एक छोटी सी पाठ्य पुस्तक भी थी जिसे वह पढ़ सकता था। तो, आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है, पुस्तक का शीर्षक था, और कार्टूननुमा आवरण से यह स्पष्ट हो गया कि यह बच्चों को ध्यान में रखकर लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि वह बूढ़ा था, इस साल वह सिर्फ 14 साल का होगा, लेकिन अपनी कक्षा में यौवन प्राप्त करने वाला आखिरी छात्र होने के कारण उसका शरीर औसत से कहीं ज्यादा जवान दिखता था। उसके पास सिर्फ एक सुंदर चेहरा था, और इसके बावजूद भी उसे 1-2 बार पीटा गया था। लेकिन अब जब दिव्य सीरम उसके पक्ष में था, तो सब कुछ बदल जाएगा। धीरे से उसने पाठ्य पुस्तक खोलकर देखा कि अंदर क्या है। तो, आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है। बधाई हो, और समाज के उच्च वर्ग में आपका स्वागत है। कुलीन 5% जो जागृति सीरम के साथ संगत पाए गए हैं, जो जल्द ही आपके रक्त में छिपी जादुई शक्तियों को सक्रिय कर देगा, जो हमारे राष्ट्र की स्थापना के समय से ही अमर स्वर्ण ड्रैगन द्वारा पारित की गई हैं। हालांकि आप सभी ने इसके बारे में कक्षा में सीखा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप अभी तक नहीं जानते हैं। सबसे पहले, जब तक आप अपनी विशेषता से संबंधित पहला कौशल इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपकी शक्तियां पूरी तरह से जागृत नहीं होंगी। बस इस पाठ में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, और आप अपनी क्षमताओं के लिए प्राथमिक जागृति विधि की खोज करेंगे। एक बार जब आप सबसे बुनियादी कार्य पूरा कर लें, तो आप होमवर्क असाइनमेंट शुरू कर सकते हैं। काल ने पहले पन्ने को 3 बार पढ़ा और फिर पन्ने को पलट दिया। इसके बाद अलग अलग चिन्हों की सूची थी जो जागृत वर्गों के पास होने चाहिए, और उनमें से अधिकांश स्व-व्याख्यात्मक लग रहे थे। बर्फ के टुकड़े, आग, ब्लेड, ढाल, पंजे, धनुष और यहाँ तक कि एक अलंकृत पंखा सभी पृष्ठ संख्याओं के साथ विस्तृत थे जो छात्रों को उनकी जागृति विधियों की ओर ले जाएंगे। लेकिन वहां पंजे के निशान जैसा कुछ नहीं था। इसलिए इसके बजाय वह होमवर्क असाइनमेंट की ओर मुड़ा, उत्तर की उम्मीद में। लेकिन यह और भी बेकार था, ये सब छात्र की क्षमताओं के बारे में था।
वे कितने मजबूत थे, विवरण, सक्रियण समय, गति, ऊर्जा उपयोग, दुष्प्रभाव। संक्षेप में, वह इसे बिल्कुल भी नहीं भर सका। सभी निशान इतने स्पष्ट लग रहे थे कि वे किस तरह की क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां तक कि कुल्हाड़ियों की एक जोड़ी के चारों ओर लाल आभा भी स्पष्ट रूप से काल के दिमाग में एक पागल व्यक्ति की तरह थी, लेकिन पंजे के निशानों का कोई खास मतलब नहीं था। एक ऐसा ही जानवर का पंजा था जो किसी तरह का डर्यूड शमन था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके जैसा सरल, लेकिन भ्रमित करने वाला हो। क्या उसे राक्षसों के लिए एक पंचिंग बैग माना जाता था? ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा। किताब में कहा गया था कि ये निशान महाशक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला कि उसे क्या करना चाहिए। ट्रेन के गंतव्य पर पहुंचने से पहले सैनिकों में से किसी एक को बुलाकर कुछ जवाब प्राप्त करने का समय आ गया था। जब काल अपनी शक्तियों को जगाने का तरीका ढूंढ रहा था, तब गार्ड चक्कर लगा रहे थे, ये जांच कर रहे थे कि कौन से नए छात्र पहले से ही जाग चुके हैं। सबसे शक्तिशाली शरीर वाले हमेशा सबसे पहले जागते थे, लेकिन अभी यात्रा का केवल आधा दिन ही बीता था और उन्हें अभी भी कुछ भी होने की उम्मीद नहीं थी। सर, एक कमरा पहले से ही सक्रिय है। कमरा 12 है। काल नाम का एक लड़का, कोई पारिवारिक नाम दर्ज नहीं है। गश्ती गार्ड ने ट्रेन के सामने अपने कमांडर को रिपोर्ट दी। उसकी कक्षा क्या है? क्या हमने उसे अभी तक कोई कौशल सक्रिय करते देखा है? जनरल ने पूछा। अभी तक कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि उस पर गैर मानक वर्ग चिन्ह है, 3 पंजे के निशान है। गार्ड ने जवाब दिया। जनरल ने अपने सहायकों को इशारा किया कि वे इस वर्ग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें, लेकिन कुछ मिनट बीत जाने के बाद भी कोई खबर नहीं मिली। उनके अभिलेखों में अन्य चिन्ह भी मिलते जुलते थे, लेकिन बिल्कुल वैसा कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो उसे खुद ही जागना होगा। मुझे उम्मीद है कि लड़के की किस्मत अच्छी होगी या उसकी चमड़ी मोटी होगी। अगर वह अकादमी में पहुंचने पर अपने असाइनमेंट के लिए खाली शीट जमा कर दे तो उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। यह असामान्य नहीं था कि कोई छात्र अंक तो प्राप्त कर लेता था, लेकिन निर्देशों का पालन करने के बाद भी अपनी शक्तियों को तुरंत जागृत करने में विफल रहता था। कुछ को एक गैर मानक प्रारंभिक कौशल प्राप्त होता था, और कुछ उन्हें दी गई शक्ति का उपयोग करने में बेकार थे। जनरल ने एक ऐसे मामले को भी याद किया जिसमें एक बच्चे ने जादूगर वर्ग को जगाया था, लेकिन उसके पास पहले सेमेस्टर के अंत तक कोई भी जादू करने के लिए पर्याप्त मन नहीं था। अंत में, वह छात्र एक निराशाजनक विफलता साबित हुआ था और अपने प्रशिक्षण के पहले स्तर की शुरुआत से आगे बढ़े बिना एक आम आदमी की जिंदगी जीने के लिए स्कूल की सैर के दौरान भाग गया था। यही उन छात्रों की किस्मत थी जिन्होंने कभी अपने कौशल को जगाना नहीं सीखा। या तो इसलिए कि वे उन योग्यताओं के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त थे जो उन्हें प्राप्त हुई थी, या इसलिए कि उनके पास ऐसे अंक थे जिनके लिए कोई मार्गदर्शन जारी नहीं किया जा सकता था, जैसे कि कमरा 12 में 3 पंजे के निशान वाला लड़का। दिव्य सीरम एक आधुनिक आविष्कार था, जिसे प्राचीन विश्व ड्रैगन कैथेड्रल के अंतर्गत एक पवित्र स्थल पर एक आश्चर्यजनक पुरातात्विक खोज की व्यापक शोध के बाद बनाया गया था, जिसमें सिस्टम स्टोन्स के रूप में ज्ञात एक प्राचीन दिव्य उपकरण की आंतरिक कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण दिया गया था। डिवाइस खुद टूट गई थी, लेकिन इसके अंदर एक अज्ञात शक्ति बनी हुई थी। पत्थरों को एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करते हुए और दशकों के अध्ययन के बाद, सीरम को मनुष्यों को उस शक्ति के अनुकूल बनाने और गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र को अपने पड़ोसियों की सैन्य शक्ति से आगे निकलने और अपने नागरिकों का भाग्य बदलने का मौका देने के लिए बनाया गया था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि महासागर के लोगों के पास अपने जहाजों को गोल्डन ड्रैगन बेड़े के रॉकेट और बंदूकों से बचाने के लिए पानी का जादू था। अब उनके पास अपने खुद के जादूगर थे। भले ही बीस्टलैंड्स के अदम्य राक्षसों ने हमला किया हो, उनके पास शक्तिशाली कौशल वाले योद्धा और संरक्षक थे जो सबसे क्रूर जादुई जीवों को आसानी से काट सकते थे। ये दिव्य सीरम का रणनीतिक मूल्य था, और यही कारण था कि प्रत्येक छात्र जो इसके अनुकूल पाया गया, उसे सेना द्वारा भर्ती कर लिया गया और राष्ट्र के रक्षक होने के साथ आने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में गहन प्रशिक्षण दिया गया। हालांकि जीवन केवल सैन्य प्रशिक्षण और कर्तव्य नहीं था। अगर ऐसा होता, तो इस बात की पूरी निश्चितता थी कि राष्ट्र के सीरम संगत और नए नए सशक्त भविष्य के संरक्षक सत्ता के खिलाफ विद्रोह करेंगे और या तो देशद्रोही बन जाएंगे या तख्तापलट करेंगे। इसलिए उन्हें महान संसाधनों के रूप में माना जाता था, जो कि वे थे, इस शर्त पर अपने पूरे जीवन में विलासिता में रहने में सक्षम थे कि उनकी शक्ति उनके वेतन को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त थी। एक बार जब वे गोल्डन डिवाइन अकादमी द्वारा उनके सामने रखे गए सभी परीक्षणों को पास कर लेते, तो उन्हें चच से आधिकारिक उपाधियां और उससे मेल खाने वाले कानूनी और सामाजिक लाभों का संग्रह भी प्राप्त होता। समाज हमेशा से अमीर और शक्तिशाली लोगों का था, लेकिन अब इस वाक्यांश ने पूरी तरह से अलग अर्थ ले लिया है।
काल पर्यवेक्षकों की बातचीत के विषय से पूरी तरह अनभिज्ञ था, और जब वे इस संभावना पर चर्चा कर रहे थे कि वह अपने सहपाठियों के साथ बराबरी करने के लिए समय पर अपनी शक्तियों को जागृत करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, तो काल पास से गुजर रहे गार्डों से सलाह लेने की तैयारी कर रहा था। सर, माफ करें, लेकिन मेरी स्किल माकन किताब में नहीं दिख रही है। क्या कोई पन्ना छूट गया है? उसने पूछा, जब वर्दीधारी गार्ड फिर से वहां से गुजरा। किताब में नहीं है ना? बेटा, किस्मत खराब है। किताब में केवल सामान्य चिन्हों के बारे में बताया गया है, जो 90% नए छात्रों को मिलते हैं, लेकिन अन्य भी संभव है। इंजेक्शन एक रहस्यमय दिव्य शक्ति है, और कभी कभी वे ऐसे परिणाम देते हैं जिन्हें कोई नहीं समझ पाता। मैं आपको यही सलाह दे सकता हूं कि हर चीज को आजमाएं, और जो भी सही लगे वही करें। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपकी कक्षाएं शुरू होने से पहले ही आप कुछ शक्तियां जगा लेंगे। मेरे और आपके बीच, आप अकादमी में पहुंचने से पहले उन शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं। अभिजात वर्ग के छात्र शक्ति रैंकिंग के बारे में विशेष होते हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप स्कूल को सबसे नीचे से शुरू करेंगे। धन्यवाद। लेकिन क्या आपने कभी इस तरह का निशान देखा है? काल ने उत्सुकता से पूछा। गार्ड ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और एक भालू के पंजे का चित्र दिखाया, जो एक डिर्यूड का चिन्ह था, तथा गाइड के अनुसार वह एक प्रकृति जादू का उपयोग करता था जिसका जानवरों से विशेष लगाव था। चूंकि यह कुछ हद तक मेरी तरह है और इसमें जानवरों का भी समावेश है, इसलिए शायद जानवरों या निहत्थे युद्ध से संबंधित चीजों को आजमाएं। व्यस्त ट्रेन में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ ताजी हवा की जरूरत है तो खिड़कियां थोड़ी खुली रहती हैं। मुझे यही करना था। मैं प्रकृति से कुछ लगाव के बिना अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर सकता था। वास्तव में, मैंने उन्हें ट्रेन में बिल्कुल भी नहीं जगाया। वे अकादमी गेट के रास्ते में पेड़ों को छूते ही जाग गए। गार्ड ने समझाया। मदद के लिए धन्यवाद, काल ने गार्ड के चले जाने पर कहा। ऐसा लग रहा था कि वह बात करने में माहिर नहीं था, या शायद वह काल की उम्मीदें बढ़ाना नहीं चाहता था। लेकिन सलाह ने उसे आगे बढ़ने के लिए कुछ दिया। काल अपने बिस्तर पर लेट गया और खिड़की से बाहर देखने लगा, ये देखने के लिए कि क्या उसकी शक्तियों के बारे में कोई संकेत है। गार्ड की बात सही थी, और पंजे के निशान निश्चित रूप से किसी जानवर के थे। मनुष्य ऐसे निशान नहीं छोड़ते। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपने हाथों में पंजे जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। पंजा नहीं, कौशल के नाम चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। अन्य वर्ग अपने कौशल को कैसे सक्रिय करते हैं? काल ने शिकायत की, इस बात से अनजान की मुख्य कार में बैठे उबे हुए पर्यवेक्षक छिपे हुए कैमरों के माध्यम से उसे देख रहे थे और उसकी हरकतों पर हंस रहे थे। पेज 2, जादू की कक्षाएं। अपने बाएं हाथ के अंगूठे का उपयोग करके अपने बिस्तर के नीचे स्थित कास्टिंग सहायकों के बॉक्स को खोलें और अपने पहले मंत्र को सक्रिय करने का प्रयास शुरू करने के लिए उपयुक्त कास्टिंग माध्यम निकालें। यह उस प्रकार का चिन्ह नहीं दिखता जैसा कि जादू करने वाले के पास होना चाहिए। अगले पृष्ठ पर। पृष्ठ 3, लड़ाकू वर्ग। अपने बिस्तर के नीचे अभ्यास हथियारों के बक्से को अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से खोलें और अपने इच्छित कौशल के लिए सबसे उपयुक्त हथियार चुनें। ये बात अधिक संभावित लगी, इसलिए काल बिस्तर के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और ऊपरी दराज का ताला खोला, जहां उसे साधारण हथियारों का एक संग्रह मिला और कुछ अधिक अस्पष्ट हथियार भी मिले, जैसे कि फेंकने वाले चाकू, एकल हत्थे वाले क्रॉसबो और जंजीर से बंधी एक कुल्हाड़ी, जो देखने में ऐसी लगती थी कि उपयोगकर्ता के लिए किसी और की तुलना में अधिक खतरनाक होगी। दुर्भाग्यवश वह अभी तक शारीरिक रूप से प्रतिभाशाली लोगों में से नहीं था, इसलिए काल ने हथियारों के बीच से एक छोटी तलवार उठाए और खुद को कोसते हुए कहा कि वह अपनी कक्षा में यौवन के पूर्ण लाभों का आनंद लेने वाला अंतिम व्यक्ति है। उसने पहले कभी तलवार नहीं पकड़ी थी, लेकिन यह उसे सही लगी, और काल ने दरवाजे की ओर अधिक सार्थक प्रहार करने से पहले तलवार को कुछ झटके दिए। पालतू कौशल उपलब्ध नहीं है। आपको एक पालतू जानवर रिकॉर्ड करना होगा। काल ने धीरे से पलकें झपकाई और उस विचार को समझने की कोशिश की जो उसके दिमाग में आया था, मानो वह उसके दिमाग में बैठा हुआ था। ये सीधे उसके विचारों में एक संदेश था, जाहिर है कि निशान के प्रभाव से, और अब वह कुछ हद तक जानता था कि उसे क्या करना है। लेकिन उसने एक पालतू जानवर को कैसे रिकॉर्ड किया? ये सिर्फ इसे लिखने जितना आसान नहीं हो सकता था, है ना? या शायद उसे इसे याद रखने के लिए कुछ करने की जरूरत थी। लेकिन पहले उसे किसी तरह का जानवर ढूंढना होगा। यह एक चमकदार नई सैन्य ट्रेन थी, खदानों में कंपनी के घर नहीं, वहां कोई चूहे नहीं होने वाले थे। अगर उसे कौशल को सक्रिय करने के लिए जानवर को छूना पड़ा, तो यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन हो सकता था। जाहिर सी बात है कि कुछ लिखकर देखना होगा कि क्या ये कारगर है।
हो सकता है कि जादू करने वाले उपकरण में कोई किताब हो। औजारों का दराज खुला और काल ने उसमें रखी अजीबोगरीब चीजों को देखकर मजे से देखा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। उनमें से कुछ तो ऐसे भी नहीं लग रहे थे जैसे कि वे कुछ खास हो, जैसे कि बिना आधार वाली यह मूर्खतापूर्ण बर्फ की गेंद। वे उसके साथ क्या करने वाले थे? बैठकर अपने ऊपर विचार करें। काल ने आश्चर्यजनक रूप से भारी कांच की गेंद को अपने हाथ में उठाया और अचानक वह चमकदार सफेद रोशनी से जगमगा उठी। टैमिंग स्पेस देखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कृपया एक पालतू जानवर रिकॉर्ड करें। पहले तो उसके विचारों में जो संदेश आया उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड के ध्यान के बाद काल को बदलाव महसूस हुआ। उसके मन में एक विशाल शून्यता बन रही थी, जो उसे अनंत शक्ति का एहसास करा रही थी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ड्रैगन के बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं भी ड्रैगन पा सकता हूँ? काल ने सोचा, वह पालतू अंतरिक्ष में एक ड्रैगन को अस्तित्व में लाने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं। बेशक यह इतना आसान नहीं होने वाला था। काल गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी किसी ने उसके हाथ को छूकर उसका ध्यान वर्तमान में ला दिया। क्या तुम्हें कोई किस्मत मिली? गश्त कर रहे गार्ड ने दो खुली दराजों और गद्दे पर पड़ी तलवार को देखते हुए पूछा। हाँ और नहीं। मुझे लगता है कि ब्लेड सही विकल्प है, लेकिन मेरे पास कौशल को सक्रिय करने के लिए कुछ कमी है। हालांकि मैंने जिन अन्य हथियारों को देखा, उनमें से कोई भी वास्तव में आकर्षक नहीं है। काल ने आह भरी। ठीक है, लगे रहो, तुम्हें जल्द ही कुछ ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए कारगर होगा। अगर तुम्हारे पास पहले से ही कोई विचार है तो तुम दूसरों से आगे हो। उनमें से ज्यादातर अभी भी सो रहे हैं। कम से कम ये तो कुछ है। शायद मैं अकादमी पहुंचने से पहले ही यह पता लगा लूं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई रसोई है। मुझे हमेशा पेट भरकर खाना अच्छा लगता है। काल ने उम्मीद से पूछा। गार्ड मुस्कुराया और नीचे हॉल की ओर इशारा किया। तुम छात्रों के लिए मुख्य रसोई तैयार होने से पहले ही जाग गए, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए कमरे से बाहर ले जाऊं तो वे शिकायत नहीं करेंगे। तुम जल्दी ही जान जाओगे कि गोल्डन डिवाइन अकादमी का खाना कुछ खास है, उसकी तुलना में जो तुम खाते हो। अभिजात वर्ग द्वारा प्रयुक्त जादुई क्षमताओं से उनके उपयोगकर्ताओं के शरीर पर भारी दबाव पड़ता है, तथा शीघ्र स्वस्थ होने के लिए उन्हें जादुई पौधों और जानवरों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मेरा विश्वास करो, इस बार तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वे हॉल से होते हुए दूसरे रेल डिब्बे में पहुंचे, जहां काल के कमरे के समान ही आधा दर्जन कमरे थे, जहां उसकी कक्षा के अन्य छात्र गहरी नींद में सो रहे थे, और फिर एक खाली भोजन कक्ष में पहुंचे, जिसके आगे एक रसोईघर दिखाई दे रहा था। बस जो भी चाहिए उसे उठाओ और ग्रिल के पास रख दो, मैं 1 मिनट में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। रसोइये ने फ्रीजर से आवाज लगाई। उसे यह एहसास नहीं था कि कमरे में स्टाफ के अलावा कोई और भी था। हालांकि काल को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसा नहीं था कि यह कोई फैंसी रेस्तरां था, बल्कि यह तो कर्मचारियों के लिए स्वयं भोजन परोसने का एक सामान्य क्षेत्र था, जहां एक वास्तविक रसोइया भी ड्यूटी पर था, ताकि जिन लोगों को रसोई में जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए वे भूखे न रहें। काल ने 2 छोटे स्टेक, 1 कटोरी चावल, कई तरह की सब्जियां और जो भी दिखने में अच्छा लगे और जिसकी खुशबू अच्छी हो, सब इकट्ठा किया। फिर उसने बड़े आकार के सफेद अंडों का एक छोटा ढेर देखा और एक को उठाकर प्लेट में डाल दिया। उपयुक्त पालतू लक्ष्य मिला। हैचिंग, अंडा उसके हाथ से गायब हो गया। काल उलझन में भोजन को घूरता रहा और सोचता रहा कि उसके दिमाग में जादुई शून्य में राक्षसी अंडे को फूटने में कितना समय लगेगा। क्या ये फूटेगा भी? विचारों ने ऐसा कहा, लेकिन वे उसे बहुत अधिक विवरण नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक छोटा सा पुआल का घोंसला उभर आया, जिसके अंदर एक बड़ा सफेद अंडा था। अगले कुछ सेकंड में अंडा कांप उठा और फिर फूट गया, जिससे काल चौंक गया और एक कदम पीछे हट गया। हालांकि ये दृश्य उसके दिमाग में था। वो गार्ड से टकराया, जिसने सोचा कि वो भूख से बेहोश हो गया होगा, और उसने खुद को स्थिर किया। इसके लिए मुझे खेद है, काल ने बुदबुदाया, जबकि गार्ड ने रसोइये को इशारा किया और काल को एक मेज की ओर ले गया। इस बारे में चिंता मत करो। हर कोई जागने के बाद पहले कुछ दिनों तक थोड़ा परेशान रहता है। खासकर कुछ जादू की कक्षाओं में, शक्ति वास्तव में उनके दिमाग को उलझा सकती है। बस अपने उन अजीब निशानों को सुझाने पर ध्यान केंद्रित करो, और तुम कुछ ही समय में ठीक हो जाओगे। रसोइये ने ग्रिल के पीछे से उनकी तरफ देखा। गैर मानक चिन्हांकन के साथ परेशानी हो रही है। यह एक कठिन काम है। ये कैसा दिखता है? दाहिने हाथ पर 3 पंजे के निशान है। बड़े बड़े, उन छोटे छोटे निशानों में से एक भी नहीं, जैसे बेवकूफ वर्ग में होते हैं। गार्ड हंसा। रसोइया मुस्कुराया और काल की ओर हाथ घुमाया,
जो समझ नहीं पाया कि उनका क्या मतलब था। उन्हें क्लास माकन के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन दर्जनों दिखने वाले टैटू के कारण काल को पता नहीं था कि वे किस टैटू की बात कर रहे थे। रसोइये ने एक छोटी सी छड़ी का टैटू टैप किया और काल को एहसास हुआ कि यह एक जादूगर प्रकार का क्लास माकन था। अंत में चमक के साथ एक छड़ी, यह उसके हाथ के ऊपर था और केवल कुछ सेंटीमीटर लंबा था। अगर उसने इसे किताब में नहीं देखा होता तो वो कभी भी इस पर ध्यान नहीं देता। एक सिद्धांत है कि टैटू के आकार का प्राप्तकर्ता की प्रतिभा से कुछ संबंध होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल सही है, जब तक कि यह मानसिक अनुकूलता से संबंधित न हो, बल्कि सिर्फ क्षमता से संबंधित हो। क्या आपको अपनी योग्यता के बारे में कोई सुराग मिला है? लाइन कुक ने पूछा। मुझे अपने हाथ में एक छोटी तलवार लेकर चलना सही लगा, और यह निशान जानवरों से संबंधित प्रतीत होता है, इसलिए शायद मैं किसी प्रकार का शिकारी हूँ या कोई पार्क रेंजर हूँ जिसकी किस्मत खराब है, काल ने मजाक में कहा। ठीक है, एक बार जब आप अपने प्रथम श्रेणी के कौशल को काम में ला लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप बस स्थिति शब्द के बारे में सोच सकते हैं और यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी जादुई क्षमताएं कैसे बढ़ रही हैं। कम से कम जादूगरों के लिए तो यही होता है, रसोइये ने उसे सूचित किया। जब रसोइया अपना खाना तैयार कर रहा था, काल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिमाग में अजीब जगह पर चल रही बातों पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजा शब्द नहीं थे, बल्कि पक्षी की स्थिति का कुछ विस्तृत प्रभाव था। उसे खुद ही इसका अनुवाद करना पड़ा, लेकिन वास्तविक जानकारी बहुत बुनियादी थी। बीस्ट स्पेस सक्रिय, वन निवासी, पालतू जानवर संख्या 1। नाम विंड स्पीड हॉक, रैंक सामान्य, कनेक्शन कम, कौशल पंजा, रैंड सुपरविजन। जैसे ही यह स्थिति पूरी हुई, काल ने अपने शरीर में एक अवर्णनीय शक्ति का प्रवाह महसूस किया तथा भौतिक छापों का दूसरा दौर भी उसके पास आया। जानवर मास्टर, काल, रैंक सामान्य, रक्त रेखा, मानव, कौशल जानवर कौशल, सुपरविजन जानवर हमला कौशल, रैंड। यह उस जानकारी से मेल नहीं खाता जो उसे पुस्तिका से मिली थी। क्या उसे प्रगति करने के तरीके के बारे में कुछ सहज दिशा निर्देश नहीं मिलने चाहिए थे? शायद इस बारे में कुछ कि वो कौशल के प्रशिक्षण में कैसा प्रदर्शन कर रहा था। सिस्टम की पावर रेटिंग कैसे काम करती है? क्या इसका कोई स्तर या ग्रेड या कुछ और होता है? हम कैसे बता सकते हैं कि किसके पास असली ताकत है और कौन मेरे जैसा है, जो अपने कौशल का इंतजार कर रहा एक नौसिखिया है? उसने दो बूढ़े लोगों से पूछा। बड़े एक सापेक्ष शब्द है, क्योंकि संभवतः वे स्वयं 20 वर्ष से अधिक के नहीं थे, लेकिन वे उससे बड़े थे और उन्होंने अकादमी में अपना समय पूरा कर लिया था। यही मजेदार हिस्सा है। आपको ऐसा नहीं करना है। जब तक वे आपको सीधे तौर पर न बता दें, या आपके पास कुछ जादूगरों की तरह ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करने का कोई विशेष कौशल न हो, आपको बस अपनी सहज प्रवृत्ति या सार्वजनिक रैंकिंग के अनुसार चलना होगा। रैंकिंग के साथ समस्या यह है कि वे सभी व्यक्तिपरक हैं। आप देखिए, मैं एक वैंड क्लास जादूगर हूँ। मैं अग्नि तत्व का उपयोग कर सकता हूँ। अगर मैं एक ओप क्लास जादूगर होता, तो मैं एक साथ दो तत्वों का उपयोग कर सकता था, लेकिन फिर भी यह आपको मेरी शक्ति के बारे में कुछ नहीं बताता। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपनी स्पेल बुक में लेवल 1 से आगे नहीं बढ़ पाया। मेरे पास इसके लिए प्रतिभा नहीं है। लेकिन यहाँ ड्रेउड अपनी शक्तियों का वर्णन पूरी तरह से अलग तरीके से करता है। गार्ड ने सिर हिलाया। मैं लेवल 6 का नश्वर ग्रेड ड्रेउड हूँ। मेरा ग्रेड कभी नहीं बदला है, लेकिन मैं स्कूल शुरू करने के समय की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली प्रकृति जादू का उपयोग कर सकता हूँ, और मैं एक भालू में भी बदल सकता हूँ। क्योंकि हर किसी के आंतरिक माप बहुत अलग अलग होते हैं, इसलिए हम सभी को जादुई जानवरों के समान ही आंकते हैं, रैंक में सामान्य से लेकर पौराणिक तक, इस आधार पर कि वे युद्ध में क्या हरा सकते हैं या उनके उपचार और सहायता कौशल समान स्तर के जानवरों की तुलना में कितने प्रभावी है। इसलिए जबकि रसोइया अभी भी सामान्य ग्रेड में माना जाता है, मैंने जागृत ग्रेड में एक रैंक हासिल कर ली है, और मैं अपने दम पर जागृत जादुई जानवरों से लड़ सकता हूँ। कम से कम सीमित संख्या में तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर था। शुरू से अंत तक मेरे कौशल विविध है। मैं उपचार कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, भालू में बदल सकता हूँ, यहाँ तक कि पौधों को बढ़ने में भी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं जागृत ग्रेड में ही अटका हुआ हूँ। काल ने सिर हिलाया। वास्तविक शक्ति स्तर को नहीं तो अवधारणा को समझते हुए, कभी कभी बहुत सी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से आप कभी भी किसी भी चीज में अच्छे नहीं बन पाते। उसके पड़ोस में एक ऐसा आदमी था जो हर काम में माहिर था। वह आपकी कार, आपका सिंक या आपका फ्रिज ठीक कर सकता था, लेकिन केवल सामान्य समस्याओं को। अगर वह वाकई खराब हो जाती, तो वह आपको किसी और के पास भेज देता।
मुझे लगता है कि मैं इस विचार से सहमत हूँ। आपकी कक्षा के शीर्ष छात्र कितने शक्तिशाली थे? उन्होंने पूछा। क्या आपने आर्कमेज मिया के बारे में सुना है? वो नई मूर्ति जादू करने वाली है। वो हमारी कक्षा में थी और वो पहले वर्ष में जागृत रैंक तक पहुंच गई। दूसरे के अंत तक वो आसानी से आरोही जानवरों को हरा सकती थी और जब तक हम स्नातक हुए वो पहले से ही कमांडर ग्रेड जादूगर थी। फिर उसके कुछ ही साल बाद उसे एक मिशन से कुछ सुपर सीक्रेट संसाधन मिले और इसने उसे रॉयल रैंक पर पहुंचा दिया। तभी से सभी उसे आंख मैच कहने लगे और प्रसिद्धि उसके सिर पर चढ़ने लगी। वो अब हमारे संदेशों का जवाब नहीं देती, लेकिन हम अभी भी गर्व से कह सकते हैं कि हम किसी सुपर प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ स्कूल गए थे। रॉयल ग्रेड राक्षस काल के लिए एक भयानक विचार थे। उनमें से एक भी उस खनन शहर को बिना पसीना बहाए नष्ट कर सकता था जिसमें वो बड़ा हुआ था। शहर में सबसे मजबूत लड़ाकू बल संभवतः मेयर था, जो कमांडर ग्रेड योद्धा था, और काल की राय में वह राक्षसों से लड़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो रहा था। साथ ही शहर में मुट्ठी भर पुलिस के अलावा किसी भी तरह का सशस्त्र गार्ड नहीं था। यदि लड़ाई की नौबत आए तो बूढ़े मेयर को यह साबित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि वो अभी भी अपने पद के हकदार है। काल कुछ क्षण तक चुपचाप बैठा रहा और खाना खाता रहा, फिर अपने सामने बैठे दो वरिष्ठ स्नातकों को देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मुझे अपने कमरे में वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं किसी तरह का कौशल जागृत करने के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर नहीं, तो हम सभी भविष्य में क्लास आइडल की फोन सूची से बाहर हो जाएंगे। रसोइया हंसा। मुझे आपकी सोच पसंद है। जब आप अपने प्रशिक्षण के सबसे कठिन हिस्सों को पार करने का कारण खोजने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ी प्रेरणा बहुत काम आती है। काल ने अपने कमरे में वापस जाते समय इस बारे में बहुत सोचा। किसी भी कार्य का सबसे कठिन हिस्सा उसे अंत तक पूरा करना होता है। जब आप प्रेरित होते हैं तो शुरुआत में यह आसान होता है, लेकिन बीच में कहीं यह एक भयानक रूप से नीरस काम बन जाता है, जिसमें कोई इनाम नजर नहीं आता और बहुत कम प्रगति होती है। यही वो समय था जब आप लक्ष्य से भटक जाते थे और सुस्त होने लगते थे। अगर आप भाग्यशाली रहे तो आप इससे उबर जाते थे, लेकिन अगर नहीं तो आप मुसीबत में फंस जाते थे और समय से पीछे हो जाते थे। यहाँ तक कि माइन फोरमैन ने भी छात्रों से यही बात कही थी जब वो करियर डे पर उनसे बात करने आया था। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी उनकी बात सुनी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में उन्हें दिव्य इंजेक्शन दिया जाएगा। लेकिन बाकी लोग, जो बाद में कक्षा में वापस आए, वे हर दिन इसके बारे में और अधिक सोचते रहते। जब कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो काल ने खिड़की से बाहर देखा और अपने लिए एक हुनर आजमाया। सुपरविशन बीस्ट टैमर को अनुबंधित विंडस्पीड हॉक की दृष्टि प्रदान करता है। दूर दूर तक फैले जंगल अचानक उसकी आंखों में एकदम साफ दिखाई देने लगे और उसकी परिधीय दृष्टि में सब कुछ उतना ही साफ दिखाई देने लगा जितना कि उसके सामने था। थोड़ी सी हलचल ने उसकी नजर को पकड़ा और काल ने देखा कि एक क्विल जानवर 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर घास के मैदान में घूम रहा था। यह अविश्वसनीय था और दुनिया इतनी ज्यादा चमकीली थी, जिसमें ऐसे रंग थे जिनके नाम भी उसके पास नहीं थे। जैसा कि उसने याद किया, विंडस्पीड हॉक न केवल पराबैंगनी और अवरक्त स्पेक्ट्रम को देख सकता था, बल्कि वे रात में देखने में भी माहिर थे और उनकी रात की दृष्टि भी बहुत अच्छी थी। जबकि रैन बहुत बढ़िया युद्ध कौशल था, काल के आकलन में सुपरविजन अविश्वसनीय रूप से अधिक शक्तिशाली था। रात में आप कहां जा रहे हैं ये देखने में सक्षम होने से उसे व्यवहारिक परीक्षणों में अन्य छात्रों पर बहुत लाभ मिलेगा। शायद लिखित परीक्षाएं भी। वो कमरे के दूसरी तरफ से बिना अपना सिर हिलाए या सीधे उन पर नजर डाले आसानी से दूसरे पेपर पढ़ सकता था। लिखित परीक्षा में नकल करना आसान होता, अगर उसे पहले से ही यकीन न हो कि खदानों के दूसरे छात्र इतने होशियार नहीं हैं कि नकल कर सकें। अपनी पहली शक्तियों को सक्रिय करने के मुद्दे को सुलझा लेने के बाद काल आखिरकार कुछ सेकंड के लिए आराम से सो सकता था। टेबल पर होमवर्क असाइनमेंट देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि अकादमी पहुंचने से पहले उसे अभी भी बहुत कुछ करना है। ठीक है, चलो ये काम पहले ही निपटा ले और फिर मैं आराम कर सकता हूँ। उसके मौन प्रेरक भाषण का बहुत कम प्रभाव पड़ा, लेकिन काल एक कलम और होमवर्क असाइनमेंट को अपने सामने रखकर बैठ गया। नाम काल, उम्र 14, कौशल नाम। इसमें कौशल के नाम के लिए केवल एक स्थान था और इससे उसे लगा कि एक नए जागृत छात्र के लिए केवल एक ही कौशल होना सामान्य बात है, लेकिन उसे वहां कौन सा कौशल रखना चाहिए? बीस्ट टैमिंग, सुपरविजन या रैंड? ये होमवर्क कक्षा के लिए पोस्ट किया जाएगा, उसे यकीन था। इसलिए वो अपनी क्षमताओं की सीमा को अन्य छात्रों को नहीं बताना चाहता था और खुद का बचाव करने से पहले अन्य छात्रों की ईर्ष्या का लक्ष्य नहीं बनना चाहता था। इसके अलावा अनुबंधित पालतू जानवर एक जादुई जानवर विंडस्पीड हॉक हो सकता है, लेकिन यह अभी भी एक गोसलिंग था और महीनों या सालों तक अपनी पूरी शक्ति में विकसित नहीं होगा।
क्या वो बदमाशी का नया लक्ष्य नहीं बन जाएगा यदि वो सभी को अपनी शक्ति के रूप में एक शिशु पक्षी दिखाता है? सुपरविशन ऐसा लग रहा था कि यह ज्यादा बढ़िया और ज्यादा उपयोगी था, लेकिन ये कोई युद्ध कौशल नहीं था, और अभिजात वर्ग के लिए युद्ध शक्ति ही राजा थी। इसलिए वो बिस्तर पर वापस गया और फिर से छोटी तलवार उठाई। रैंड को काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। कौशल को सक्रिय करना अविश्वसनीय रूप से आसान था। एक विचार ने ब्लेड को एक सुस्त लाल रोशनी के साथ जलाया, और जब उन्होंने इसे दीवार के उस हिस्से की ओर घुमाया जो परीक्षण क्षेत्र चिन्हित था, तो विनाशकारी शक्ति का एक अर्धचंद्राकार चाप बाहर फेंका गया और उच्च तकनीक मिश्र धातु द्वारा अवशोषित किया गया। रैंड का उपयोग करते समय हवा में ब्लेड चलाना मोटा आटा गूंथने के समान था। वो मुश्किल से अपना हाथ हिला पा रहा था, और ब्लेड की गति धीमी थी, लेकिन ब्लेड के हिलने के साथ ही कौशल विकसित हो रहा था। इसलिए थोड़े और प्रशिक्षण के साथ इसे सक्रिय करना और भी तेज हो जाना चाहिए। रैंड निश्चित रूप से उसे कक्षा में दोस्त बना देगा। थोड़े और प्रयास से ये दुश्मनों के बीच से एक विस्तृत पट्टी को काट सकता है और उसे पूरे समूह को निशाना बनाने की अनुमति देता है। काल जल्दी से शीट पर वापस गया और अपने कौशल के बारे में प्रश्न भरे, जिसमें हमले का उपयोग करते समय गति की गति पर प्रतिबंध भी शामिल था, जो इसे कितनी तेजी से सक्रिय किया जा सकता है, इसे सीमित करता है। अगर उसने इसके बारे में सोचा, तो हो सकता है कि अगर वह कौशल को सक्रिय करते समय पहले से ही आगे बढ़ रहा था, तो इसके आसपास एक रास्ता हो सकता है। क्या हॉक्स इसी तरह शिकार नहीं करते थे? वे ताकत पर निर्भर नहीं थे, वे तेज गति से आते थे और एक ही वार में अपने शिकार को मार गिराते थे। अगर वह ये तय कर पाता कि उस कौशल का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, तो उसकी लड़ाकू शक्ति में काफी वृद्धि हो जाती। लेकिन कौशल के अलावा प्रश्नावली में उपयोगकर्ता के बारे में भी पूछा गया। क्या आपको सिरदर्द है? ऐसा महसूस होता है कि आप कोई महत्वपूर्ण चीज भूल गए हैं? शारीरिक वृद्धि या कमी? काल ने खुद को परखा और पाया कि सुपरविशन के अलावा वो निश्चित रूप से थोड़ा ज्यादा लचीला भी हो गया था। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अंत में उसने प्रश्नावली के उस हिस्से को कोई नहीं के साथ चिन्हित करने का फैसला किया। अगर भविष्य में चपलता में वृद्धि में सुधार हुआ, तो वह अपने प्रशिक्षण से किसी और चीज पर इसका दोष लगा सकता था। आखिरकार कुछ अभिजात वर्ग के बारे में कहा जाता था कि वे सच्चे अलौकिक राक्षस थे, और कुछ हमेशा की तरह ही कमजोर और इंसान थे, लेकिन मन को चकरा देने वाली अलौकिक शक्तियों के साथ। एक मूर्ति को तो मंच पर मिलने जुलने के कार्यक्रम में जाने के दौरान लड़खड़ाने के कारण टखने में मोच भी आ गई थी। यह इस बात का पुख्ता सबूत लग रहा था कि इंजेक्शन की कौशल वितरण प्रणाली ने शारीरिक संवर्धन को निष्पक्ष और समान तरीके से वितरित नहीं किया। जब वह इस बात से संतुष्ट हो गया कि उसके उत्तर अकादमी द्वारा उसे उसके सहपाठियों के बीच उच्च दर्जा दिए जाने के लिए पर्याप्त होंगे, तो काल ने सावधानीपूर्वक कागज को दिए गए लिफाफे में डाला और दरवाजे के पास रखी ट्रे में रख दिया। अकादमी पहुंचने तक उनसे यही सब करने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन वह रैंड कौशल का उपयोग करने के लिए और अधिक तथा बेहतर तरीके आजमाने की इच्छा को रोक नहीं सके। क्या होगा अगर वो बाज की तरह बनने की कोशिश करता? वहां मौजूद उपकरणों में एक पंजे वाला गॉर्टलेट होना चाहिए था, साथ ही एक त्रिशूल भी होना चाहिए था। दोनों ही उसके हाथ पर निशान के 3 पंजे की नकल करते, लेकिन त्रिशूल एक छुरा घोंपने वाला हथियार था, जो कौशल के काम करने के तरीके के लिए उपयुक्त नहीं लगता था। उसने फिर से दराज खोली और तलवार वापस रख दी, फिर उंगलियों पर पंजे की नोक वाले 2 दस्ताने निकाले। हथियार के तौर पर वे बहुत प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे उसके पास मौजूद कौशल के साथ काम करेंगे। वे उसके हाथ पर थोड़े बड़े थे, क्योंकि काल औसत से थोड़ा छोटा था, लेकिन कुछ बकल एडजस्टमेंट के बाद वे काफी अच्छी तरह से फिट हो गए, और उसने फिर से इस हुनर को आजमाया, अपने हाथ को अपने सामने फैलाते हुए, जिस तरह से एक बाज शिकार पर झपट्टा मारते समय करता है। उसने अपनी उंगलियां मोड़ी और लाल रोशनी की 4 छोटी धारियां उसके सामने हवा में चीरती हुई दीवार से टकराईं। उनमें से प्रत्येक तलवार द्वारा बनाए गए एक से बहुत कम प्रभावशाली था, लेकिन गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, और वे लक्ष्य पर कई क्षेत्रों को मार सकते थे। हल्के बख्तरबंद लक्ष्यों के खिलाफ ये बेहतर रास्ता लग रहा था। जितने अधिक हमलावर ब्लेड उन्हें चकमा देने या रोकने के लिए थे, उतना ही बेहतर था। हर बार जब वह इस कौशल का इस्तेमाल करता था, तो ऐसा लगता था कि यह उसकी कुछ ऊर्जा को खत्म कर रहा है, और कुछ और झटकों के बाद काल को अपनी भुजाएं कमजोर होती हुई महसूस हो रही थी, और उसे बैठकर अपनी सांसें थामनी पड़ी। युद्ध प्रशिक्षण के दौरान ये बहुत जल्दी एक समस्या बनने जा रही थी। उसने जिम में बहुत समय बिताया था, लेकिन वह अपनी काया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, अपनी सहनशक्ति और धीरज को बढ़ाने की नहीं। लेकिन स्कूल इसी के लिए था, उसे सिर्फ अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना था,
और अंत में यह निश्चित रूप से सफल होगा। जब काल अपने दुखते हाथों की मालिश कर रहा था, तो बाकी छात्रों में से पहला छात्र अभी अभी जागने लगा था और गाइडबुक पढ़ना शुरू कर रहा था। यह कोई बहुत बड़ी शुरुआत नहीं थी, लेकिन बैच का पहला जागा हुआ अभिजात वर्ग पहले से ही दृढ़ निश्चयी था। सभी नए छात्र अपने पसंदीदा हथियार, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म इकट्ठा करें और उतरने की सूचना का इंतजार करें। हम अब गोल्डन डिवाइन अकादमी से 5 मिनट की दूरी पर हैं। काल के जागने के बाद दूसरे दिन सुबह नाश्ते के तुरंत बाद ट्रेन की घोषणा की गई। उन्होंने ट्रेन के रसोई घर से पहले से प्राप्त किए गए नाश्ते को अतिरिक्त वर्दी और जूतों के साथ उपलब्ध कराए गए बैग में पैक किया, फिर काले धातु के पंजे वाले दस्ताने पहने और कमर पर म्यान से छोटी तलवार लटका ली। ऐसा कोई नियम नहीं था कि आप एक से अधिक हथियार नहीं रख सकते, और जब गार्डों ने उसे कमरे में इस तरह से अभ्यास करते देखा तो उन्होंने भी इसका उल्लेख नहीं किया था, इसलिए ये ठीक होना चाहिए। रसोइया और गार्ड दोनों ने ही पहले दिन सुबह उठने के बाद अकादमी में पैदल जाने की बात कही थी, ताकि ट्रेन गेट पर न रुके। यह शायद किसी तरह का परीक्षण था, या तो ये देखने के लिए कि छात्र किसी समस्या को कैसे हल करेंगे या कैसे साथ मिलकर काम करेंगे, या कुछ बकवास। काल ने फैसला किया, लेकिन जो भी कारण हो, वो दोपहर का भोजन पैक कर रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, ट्रेन अकादमी से लगभग 1 किलोमीटर दूर घास के मैदान के एक छोर पर रुकी, जिसके रास्ते में कुछ अच्छी तरह से बनाए हुए झाड़ियां थीं। यह आपका स्टॉप है, आखिरी हिस्सा आप पर निर्भर है। मैं कल ट्रेन की सफाई और मरम्मत के बाद अकादमी में आप सभी से मिलूंगा। गार्ड की वर्दी पहने एक दुबले पतले आदमी ने घोषणा की। अधिकांश छात्र असमंजस की मुद्रा में खुले दरवाजों के पास खड़े थे, लेकिन काल गलियारे में चला गया और स्वच्छ देहाती हवा में पहली सांस लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतर गया। खदानों से निकली धूल के बिना यहाँ पेड़ों और फूलों की अजीब सी गंध आ रही थी, और वह दूर से अकादमी की शक्ति को महसूस कर सकता था, जैसे उसकी हड्डियों में झुनझुनी हो रही हो, जो उसे चेतावनी दे रही थी कि यह कुछ असामान्य, कुछ जादुई है। बाहर निकला पहला छात्र अन्य छात्रों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह था, और धीरे धीरे नए छात्र भी ट्रेन से उतरने लगे। उनमें से अधिकांश अभी भी अपने नए कौशल का अभ्यास करने और नींद की कमी के कारण थके हुए थे, लेकिन सूरज सीधे आसमान में ऊपर था और सुबह की चिलचिलाती धूप में सोना आसान नहीं था। जब सभी लोग ट्रेन से उतर गए तो गार्ड की वर्दी में दुबला पतला आदमी फिर से उनके सामने आया और भीड़ को संबोधित करने के लिए ऊंची आवाज में बोला, गोल्डन डिवाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी नए छात्रों के लिए एक विशेष स्वागत उपहार के रूप में हमने आपके लिए परिसर से होते हुए मुख्य द्वार तक पारंपरिक पैदल यात्रा की व्यवस्था की है। हर साल नए आगमन वाले छात्र यह यात्रा करते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए जागृत अभिजात वर्ग के रूप में प्रवेश करते हैं। अब आपकी बारी है, लेकिन सावधान रहें, घास के मैदान खाली दिखते हैं, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता है। वह झूठ नहीं बोल रहा था। काल देख सकता था कि ट्रेन की पटरियां अकादमी के चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई थीं, जो घास के मैदानों, जंगल के एक बड़े हिस्से और यहां तक कि नदी के चारों ओर दलदली दलदल से होकर गुजर रही थीं। उन्हें हर समूह को एक अलग जगह पर उतारना होगा, ताकि वे उन्हें अकादमी में आते हुए देख सकें। यह एक अजीब परंपरा की तरह लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने सुपरविजन का उपयोग करके मैदान पर देखा तो उन्हें पता चला कि वहां पृथ्वी चूहों की एक बड़ी आबादी थी, जो अविश्वसनीय खुदाई कौशल वाला एक सामान्य ग्रेड जादुई जानवर था और जादू का उपयोग करके छोटे पत्थरों को फेंकने की क्षमता रखता था। वे अधिकांशतः हानिरहित थे और काल ने बचपन में गुलेल की सहायता से उनसे निपटा था, लेकिन बड़ी संख्या में वे वास्तव में खतरनाक हो सकते थे। इस मामले में ये संभवतः एक उपद्रव था, बल्कि वरिष्ठों द्वारा एक मनोरंजक शरारत थी, जिसमें वे नए बच्चों को स्कूल जाते समय पत्थरों से मारते हुए देखना चाहते थे। चूहे भूखे। काल के दिमाग में एक आवाज गूंजी, जो उस जगह से आ रही थी जहां उसका विंडस्पीड हॉक रखा हुआ था। यह अविश्वसनीय रूप से जिद्दी था और चूहों का स्वाद चखने के लिए उत्सुक था, इसलिए काल मैदान में आगे बढ़ा, ये देखने के लिए कि वे उन छात्रों के साथ क्या करेंगे जो आगे निकलने की कोशिश करेंगे। उसने पहले भी उनका शिकार किया होगा, लेकिन वह एक गुलेल के साथ और घर में था जहां वे भागने के लिए धरती का उपयोग नहीं कर सकते थे। यहां पर एक साफ सुथरा शॉट मारना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह रैंड हमलों की गति से ऐसा कर सकता है। उसे बस सही समय पर हमला करना था। काल घास के मैदान में युद्ध के मैदान में आगे बढ़ा, एक अज्ञात संख्या में सबसे कमजोर जादुई प्राणियों के खिलाफ, एक ही अप्रयुक्त युद्ध कौशल और एक पालतू पक्षी के साथ सशस्त्र। एक कुलीन के रूप में पहली लड़ाई के लिए यह वास्तव में सबसे शानदार नहीं था, लेकिन ये करना होगा। उनके क्षेत्र पर आक्रमण की प्रतिक्रिया तत्काल हुई
और 10 सेंटीमीटर लंबे चूहों ने काल पर छोटे छोटे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे उनकी स्थिति उजागर हो गई और अपने पशुपालन स्थान में भूखे हॉक को काम वासना से पागल कर दिया। उसकी अंगुलियों के एक झटके से 4 तीखी लाल ऊर्जा चापें युद्ध क्षेत्र में उड़ आईं तथा एक चूहे को खतरे का आभास होने से पहले ही मार गिराया तथा फिर दूसरे हाथ ने दूसरा हमला किया। सुपरविशन वास्तव में दृष्टि और हाथ आंख समन्वय दोनों के लिए एक उल्लेखनीय कौशल था। उनका दूसरा हमला एक चूहे पर हुआ जो बचने के लिए भूमिगत जाने का प्रयास कर रहा था, और फिर उनका तीसरा हमला उसके लक्ष्य पर पहुंचा जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। काल आगे बढ़ा और शवों को उठाया, फिर उन्हें हॉक के खाने के लिए पालतू स्थान में ले गया और फिर अकादमी की ओर आगे बढ़ा, जहां पृथ्वी के चूहों का हमला बहुत कम हो गया था, क्योंकि चूहों ने अपने बीच एक शिकारी की उपस्थिति को महसूस कर लिया था और अन्य छात्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। केवल कुछ बहादुर लोग ही अब भी दूर से काल पर पत्थर फेंकते थे, जिन्हें बख्तरबंद दस्ताने से आसानी से दूर फेंक दिया जाता था। ये दस्ताना यहाँ खुले मैदान में धोखा देने वाला है, एक काले बालों वाली लड़की ने, जिसके हाथ में एक छड़ी थी, उसकी पीठ के पीछे से शिकायत की। तुम एक जादूगर हो, एक असली जादुई उपयोगकर्ता। अगर वे तुम पर पत्थर फेंकते हैं तो उन्हें उड़ा दो। जादुई कास्टिंग डिवाइस को देखने के बाद काल ने उसे याद दिलाया। और फिर मैदान के बीच में बेहोश हो जाना। मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन जादू करना मुश्किल है। मैं थकावट से गिरने से पहले सिर्फ 2 या शायद 3 ही मंत्र पढ़ पाती हूँ, लड़की ने शिकायत की। काल के साथ भी पहले दिन यही हुआ था, लेकिन जब उसे इसकी आदत हो गई तो उसे यह नशा उतना बुरा नहीं लगा। बस मेरे पीछे रहो और अपना कोट खोल दो ताकि तुम अपना सिर छिपा सको। पृथ्वी के चूहे होशियार नहीं है, और अगर वे तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकते तो वे उस पर हमला नहीं करेंगे। दूसरे छात्रों ने जल्दी ही काल और जादूगर की रणनीति को समझ लिया और समूह बनाना शुरू कर दिया। काल ने जो बताया उसके अनुसार लगभग सभी नए सशक्त छात्र किसी न किसी तरह के जादुई योद्धा वर्ग के थे और उनके पास तरह तरह के हथियार थे। उनमें से बहुतों ने ढालें नहीं चुनी थी, लेकिन जिनके पास ढालें थीं वे समूह में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ गए, जबकि जिनके पास दूरी से वार करने का कौशल था वे पीछे रह गए और उन्होंने जादूगरों तथा अन्य लोगों को घेर लिया जिन्हें कोई शारीरिक विशेषता संवर्धन नहीं मिला था। 2 अन्य सहपाठी जादूगर के पीछे पड़ गए और अपना चेहरा छिपाने लगे, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे। ये दृश्य देखकर कमजोर दिमाग वाले धरती के चूहे डर गए। पंजे वाला एक डरावना आदमी 3 सिरहीन मानव जैसे राक्षसों का नेतृत्व कर रहा था। ये देखकर छोटे जीव डर गए और काल के आगे बढ़ने पर उस पर हमला करने के बजाय वे भागने लगे। इससे वो खेत में तेज गति से आगे बढ़ सका और चूहों से भरे खेत को अपने पीछे छोड़ आया, जब तक कि वे पहली बार तक नहीं पहुंच गए, जहां उन्होंने थोड़ी देर आराम किया ताकि सभी अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकें। जादू में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। अपने कौशल का इस्तेमाल करने के बाद ठीक होने में आपको कितना समय लगता है? पिछली पंक्ति में बैठे एक लड़के ने, जो एक बड़ी कुल्हाड़ी लिए योद्धा वर्ग का था, पूछा। मैं इसे 3 या 4 बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, बशर्ते कि मैं पूरी ताकत से इसका इस्तेमाल न करूँ, लेकिन फिर मैं थक जाता हूँ और मुझे खाने या आराम करने की जरूरत होती है। मैंने अभी तक इसका समय जानने की कोशिश नहीं की है, काल ने जवाब दिया। जादूगरनी ने अपना सिर हिलाया। मैं भी वैसी ही हूँ। 2 मंत्र और मैं अपनी सीमा पर पहुंच गई हूँ और मुझे सांस लेने की जरूरत है, लेकिन अगर मैं 15 मिनट या उससे ज्यादा समय तक बैठी रहूं तो मैं दूसरा जादू कर सकती हूँ। मैंने इस बार अपना जादू बचा लिया है, इसलिए मैं कम से कम एक का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकती हूँ, या मैं किसी आपात स्थिति में दोनों जादू कर सकती हूँ, लेकिन फिर मैं टीम को धीमा कर दूंगी। कुल्हाड़ी वाला लड़का भौचक्का रह गया। मैं अपनी कुल्हाड़ी सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता हूँ और फिर मेरा काम हो जाता है, लेकिन मैं एक लकड़हारे का बेटा हूँ और अगर मैं इस हुनर का इस्तेमाल न करूं तो मैं घंटों तक कुल्हाड़ी चला सकता हूं। ये काफी है। अब तक ये सिर्फ धरती के चूहे थे और केवल एक मूर्ख ही कुल्हाड़ी लेकर उनका पीछा कर सकता है, लेकिन अगर आगे कुछ बड़ा और धीमा है तो आप उस कौशल का उपयोग किए बिना आगे बढ़ सकते हैं और उससे लड़ सकते हैं। क्या इंजेक्शन ने आपको मजबूत बनाया? ये होमवर्क के सवालों में से एक था, इसलिए यह एक चीज होनी चाहिए, काल ने सुझाव दिया। हाँ, बहुत अधिक मजबूत, उन्होंने सहमति जताई। दूसरा योद्धा मुस्कुराया। मैं इतना मजबूत नहीं हूं, लेकिन मैं शुरू में ठीक था। दुर्भाग्य से मेरा पहला कौशल रक्षात्मक है। मेरे निशान में ढाल देख रहे हैं। मूर्खतापूर्ण बात यह है कि मेरे पास ढाल के साथ कोई योग्यता नहीं है। मैंने स्टोरेज बॉक्स में एक के साथ सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हालांकि अगर मैं 2 हाथ वाली तलवार का उपयोग करता हूं
तो मैं बिना किसी समस्या के कौशल को सक्रिय कर सकता हूँ और इसे हर समय सक्रिय रख सकता हूँ। एकमात्र समस्या यह है कि मैं तलवार को इतनी तेजी से नहीं घुमा सकता कि उन चट्टानों को रोक सकूं जिस तरह आप अपने दस्तानों से करते हैं। काल ने सिर हिलाया। तो हमारे पास एक सुपर ताकतवर कुल्हाड़ी वाला आदमी, एक टिकाऊ तलवारबाज, एक जादूगर और मैं अपने पंजे के साथ हूँ। ये बुरा नहीं है और ऐसा लगता है कि शिक्षक चाहते थे कि हम गेट तक पहुंचने के लिए लड़ाई लड़ें। ऐसा नहीं है कि यह अब तक एक कठिन लड़ाई रही है, बल्कि यह वरिष्ठों द्वारा किया गया एक व्यवहारिक मजाक है। लेकिन अगले मैदान में वाटर मोल्स या क्विल बीस्ट जैसी किसी चीज के लिए तैयार रहें। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे उसी संरचना में आगे बढ़ गए, लेकिन अपने सिर पर कोट नहीं बांधे। अगर इस क्षेत्र में पृथ्वी के चूहों से भी ज्यादा खतरनाक कुछ था, तो वे उसे आते हुए देखना चाहते थे और यह नहीं जानना चाहते थे कि वो कब उनके पास पहुंचेगा। काल के सुपरविजन ने मैदान को स्कैन किया, लेकिन वर्तमान में ये खाली और आसानी से गुजरने योग्य लग रहा था। संभवतः यहाँ जो भी रहता था वो बस सो रहा था या अपने दैनिक कामों में व्यस्त था, इस बात से अनजान कि कुछ उसके घरेलू मैदान पर आक्रमण करने वाला था। क्या आपको लगता है कि हमें पेड़ों के बीच से जाना चाहिए? इससे हम मैदान पार किए बिना ही अकादमी में पहुंच जाएंगे। हमें बस थोड़ा सा किनारे की ओर जाना होगा, जादूगर ने सुझाव दिया। काल ने वृक्षों की कतार को देखा और अपना सिर हिलाया। उन पेड़ों में कम से कम 2 लोहे के दांत वाले सुअर हैं। मैं अलग अलग ऊंचाइयों पर फटे हुए पेड़ की छाल देख सकता हूँ। यह एक अलग प्रजाति हो सकती है, लेकिन वे निशान काफी विशिष्ट है। उसने चुपचाप दूसरों को सूचित किया। वे घर से बहुत दूर थे, इसलिए ये सुअर की एक पूरी तरह से अलग प्रजाति हो सकती है। लेकिन यदि पेड़ों पर दांतों के निशान उन पेड़ों के समान थे जिन्हें वह घर पर जानता था, तो संभवतः जानवर भी वैसा ही था। तो आगे बढ़ो, नए छात्रों के बहादुर बली के बकरे। चलो अपने सीनियर्स को खुश करते हैं और अंधेरा होने से पहले गेट के अंदर चले जाते हैं। लकड़हारे का बेटा हंसा। वे तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि वे भूमिगत क्षेत्र में ज्यादा शोर या कंपन नहीं करना चाहते थे, जिससे वहां रहने वाले जानवरों को परेशानी हो सकती थी। लेकिन वे समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, जिससे उनके पीछे रहने वाले अन्य जानवर भी उनका पीछा न कर सकें। अन्य समूहों में से किसी ने भी अभी तक इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। अधिकांश लोग आराम कर रहे थे, कुछ अभी भी साहस की कमी या चूहों से जूझ रहे थे, और कुछ ने इस धारणा के तहत लंबा रास्ता तय करने का फैसला किया था कि सीधा रास्ता एक जाल था। वो समूह संभवतः गलत नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य मार्ग बेहतर थे। वे मैदान के आधे रास्ते पर थे जब अगला समूह आगे बढ़ गया, अपने नेताओं को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए, और मैदान में हलचल मच गई। नए समूह के पैरों के चारों ओर जमीन से बैलें उग आईं, जो उनके टखनों को फंसाकर उन्हें नर्म मिट्टी पर खींच रही थीं, जबकि ढीली बैलें उनके चेहरों पर मार रही थीं। ये किसी प्रकार का पौधा राक्षस था। किस प्रकार का, काल को पता नहीं था, लेकिन तेज कदमों की आवाज ने उसे जगा दिया था। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, इसने अभी तक हम पर हमला नहीं किया है, ये सिर्फ हमारे इलाके में सक्रिय है। आगे बढ़ते रहो और हम बिना ज्यादा परेशानी के बाहर निकल जाएंगे। जब तक तुम सच में फंस न जाओ, तब तक हमला मत करो और बेलों पर पैर मत रखो, काल ने निर्देश दिया। आप बॉस हैं, लेकिन अगर हम मैदान के बीच में फंस गए, तो मैं पूरी तरह से आपको दोषी ठहराऊंगी, जादूगरनी ने अपने चेहरे पर एक उदास मुस्कान के साथ फुसफुसाते हुए कहा। उसे पूरी तरह से सबसे बुरे की उम्मीद थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वे मैदान के अंत तक पहुंच ही गए थे कि अचानक एक बेल हिलने से वह तलवारबाज के पैर के नीचे आ गई, और न केवल वह बेल पर कुचला गया, बल्कि वह लड़खड़ा गया, और उसकी तलवार ने उनमें से एक दर्जन को 2 टुकड़ों में काट डाला। उसे उठाओ और चलो भागते हैं। बेल राक्षस इससे खुश नहीं होगा, काल ने चिल्लाते हुए कहा, इससे पहले कि वह हेजरों की सापेक्ष सुरक्षा की ओर भागना शुरू कर देता। लकड़हारे ने दूसरे लड़के को अपने पैरों पर खड़ा किया और चारों ने खेत के किनारे तक पहुंचने की उम्मीद में दौड़ना शुरू कर दिया। उलझी हुई बैलें काल के पैरों को पकड़ रही थीं, लेकिन तेज कदमों ने उन्हें अच्छी तरह से पकड़ पाने से रोक दिया और वह लगभग बेलों की सीमा से बाहर निकल गया था, इससे पहले कि उसे खींचकर रोका जाता। उसके पीछे से आकर युवा जादूगर ने काल की अचल आकृति को स्प्रिंगबोर्ड की तरह इस्तेमाल किया, और जब काल उठकर सुरक्षा की ओर छलांग लगाने लगा, तो उसने उसकी पीठ के ऊपर से दौड़ लगाई, लेकिन वह हवा में ही पकड़ा गया और जमीन पर घसीटा गया। उसके शरीर पर मिट्टी का गुबार था और वह दर्द से कराह रहा था। योजना अच्छी है, क्रियान्वयन खराब है। तलवारबाज उनके पीछे से हंसते हुए बेलों के बीच से अपना रास्ता बना रहा था। काल ने ग्रैंड से खुद को मुक्त कर लिया और फिर जादूगर के लिए भी ऐसा ही किया, जो पेड़ों में सुरक्षा के लिए घबराहट में भाग गया।
लकड़हारा सबसे अंत में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, लेकिन वह सबसे अधिक भाग्यशाली भी था, क्योंकि उसे जंगल में लताओं को उलझाने का अनुभव था, और वह जानता था कि अपनी कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से उन पर कैसे प्रहार करना है, ताकि वे उसके टखनों को न पकड़े। माफ कीजिए, इस तरकीब को समझाने में बहुत समय लग गया, नहीं तो मैं आपको सब कुछ बता देता। वह बड़बड़ाते हुए बोला, जब वह दूसरों से कुछ सेकंड पीछे पेड़ों के पास पहुंचा। सब ठीक है, हम सभी के पास काम करने के लिए अपना अपना ज्ञान आधार है, और मैदान के बीच में किसी लंबे व्याख्यान के लिए समय नहीं था। काल ने सहमति जताई। जादूगरनी कुछ कहने वाली थी, लेकिन फिर उसने पुनर्विचार किया। ठोकर लगने और भागने के बीच सिर्फ कुछ सेकंड थे, वास्तव में समझाने का समय नहीं था। अब जो कुछ बचा था वह था ताजी कटी हुई घास का एक टुकड़ा, जिस पर एक पत्थर का रास्ता था जो गेट तक जाता था। अगर वे उस रास्ते से निकल पाते तो वे सुरक्षित थे। खैर, अपेक्षाकृत सुरक्षित। अभिजात वर्ग के बारे में उन्हें जो पता था, उसके अनुसार संस्कृति ताकतवर लोगों के पक्ष में थी, और वे अभी तक ताकतवर नहीं थे। लेकिन वे सभी अपने वर्ग के लिए उपयुक्त थे, और समय के साथ वे हो सकते थे। घास से दूर रहो। मैंने यह बात अपनी माँ के कार्यस्थल से सीखी है। जब तुम उनकी घास पर चलते हो तो फैंसी लोग नफरत करते हैं। जादूगर ने बड़बड़ाते हुए कहा जब वे चलने के लिए तैयार हो रहे थे। अच्छी बात है। खदानों में पले बड़े होने के कारण मैं अपने पैरों के नीचे नरम घास की उम्मीद कर रहा था, लेकिन रास्ता इस्तेमाल करना ही सही लगता है। काल ने सहमति जताई। ये अन्य तीन उसके स्टॉप पर नहीं चढ़े थे, लेकिन उन्हें कम से कम खदानों की अवधारणा को समझना चाहिए। आसपास के शहरों में 10 अन्य मिडिल स्कूल थे, इसलिए भले ही काल की तरह उन्होंने कभी यात्रा नहीं की थी, उन्होंने कम से कम खदानों के ऊपर दूर से पहाड़ों को देखा था। विजयी भाव से वे रास्ते पर चल पड़े। तलवारबाज अपनी हल्की लंगड़ाहट को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, और जादूगरनी अपनी वर्दी के सामने से धूल झाड़ रही थी, ताकि ऐसा न लगे कि वो मौज मस्ती के लिए मैदान में लौट रही थी। वे गेट पर पहुंचे, जहां दो अध्यापक पाठ्य पुस्तकों से भरा एक बड़ा बैग और पेय पदार्थों से भरी एक मेज लेकर उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। गोल्डन डिवाइन अकादमी में आपका स्वागत है, छात्र काल, डाना, जेम्स और क्रूगर। आप आज गेट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं, और इसलिए छात्रावास में अपने कमरे चुनने वाले पहले व्यक्ति हैं। नक्शा टेबल पर है, और आप दूसरी मंजिल पर कोई भी कमरा चुन सकते हैं जो वर्तमान में अधिभोग के रूप में चिन्हित नहीं है। वे पानी पीने के लिए दौड़े और फिर नक्शे के चारों ओर इकट्ठा हो गए। इस लेआउट का कोई मतलब नहीं है, कुल्हाड़ी चलाने वाला क्रूगर बुदबुदाया। सभी कमरे बेतरतीब हैं। इस कमरे को देखो, ये छोटा है, लेकिन एक बड़ी खाली बालकनी के साथ। इसे कौन चुनेगा? काले बालों वाली जादूगरनी दाना ने सहमति जताई। लेकिन एक लंबे सनकरे कमरे ने उसकी नजर खींच ली। अंत में एक प्रशिक्षण लक्ष्य होना चाहिए था जिस पर वह दूर से जादू चला सकती थी, जो अभ्यास के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे बालकनी वाला कमरा चाहिए। काल ने कंधे उचकाए, फिर मेज से एक टोकन उठाया और उसे मानचित्र पर रख दिया। ठीक है, आपके पास एक विस्तृत क्षेत्र पर हमला करने का कौशल है। यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं, तो आपको अधिक स्थान की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ प्रशिक्षण कक्ष ले लूंगा, जिसमें दीवार के सहारे मफी बिस्तर होगा, दाना ने अपनी जगह चुनते हुए समझाया। अन्य दो ने सबसे बड़े 2 डॉम के लिए चुना, जिसमें मुख्य कमरे में एक प्रशिक्षण डमी और एक अलग बेडरूम था। प्रत्येक कमरा अपने तरीके से थोड़ा खास था, लेकिन काल ने देखा कि एक चयन योग्य विकल्प था जो काफी घटिया लग रहा था। कोई व्यक्ति वास्तव में आपूर्ति कोठरी को अपने डॉम के रूप में चुन सकता था। इसे एक विकल्प के रूप में चिन्हित किया गया था, और इसे परीक्षण पूरा करने वाले अंतिम व्यक्ति के लिए छोड़ा जा सकता था। काल के पालतू स्थान में विंडस्पीड हॉक ने अपनी आंखों से बाहर देखा और पसंद की सराहना में चिल्लाया। बड़ी बालकनी उन कुछ कमरों में से एक थी, जहां से बाहर जाने के लिए उचित पहुंच थी। वास्तव में, इसने आधा दर्जन अन्य कमरों की बाहर तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया, जब तक कि उनमें बालकनी की ओर खुलने वाली खिड़की न हो। ये पक्षी के लिए एकदम सही था, और एक बार जब उसने इन स्वादिष्ट पृथ्वी चूहों को पचा लिया, तो छोटे राक्षस को यकीन हो गया कि उसके पास इतनी ऊर्जा होगी कि वह बाहर उड़ सके। शिशु राक्षस लंबे समय तक असहाय नहीं रहे, यहाँ तक कि इस स्थिति में भी जहाँ उसे एक मानव पशुपालक द्वारा पोषित किया जा रहा था, न कि उसकी माँ द्वारा। क्या और चूहे हैं? उसने उम्मीद से पूछा। पक्षी के विचारों को उसके दिमाग में शब्दों के रूप में सुनना अजीब था, लेकिन दुर्भाग्य से काल के पास इस समय उस जानवर के लिए और कुछ भी नहीं था। बस रात के खाने तक इंतजार करो और मैं तुम्हारे लिए उतना मांस ला दूंगा जितना तुम खा सको। मुझे आशा है कि वे चूहों की सेवा करते हैं। दिलचस्प विकल्प। मैं बाकी सभी को देख सकता हूँ, लेकिन आपने बालकनी क्यों चुनी?
ये कमरा अपने आप में बेडरूम जैसा नहीं है, रिसेप्शन के प्रभारी शिक्षक ने काल से पूछा। मैं बालकनी में हमेशा कुछ न कुछ सेट कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादातर यह प्रशिक्षण के लिए होता है। मेरे पास एक एरिया अटैक स्किल है, जिसका मैं घर के अंदर आसानी से प्रशिक्षण नहीं ले सकता। लेकिन कमरा ठीक है, यह मेरे घर से बड़ा है और इसमें एक बिस्तर और एक डेस्क है, साथ ही अपना शॉवर और वाटर क्लोजेट भी है। बाकी लोगों ने जल्दी से दोबारा जांच की कि उन्होंने अपनी सुविधाओं के साथ कमरे चुने हैं और राहत की सांस ली। न केवल उनके द्वारा चुने गए कमरों में पूर्ण स्नानघर था, बल्कि उनके पास एक छोटा रसोईघर भी था जिसमें एक फ्रिज और हॉट प्लेट थी, ताकि वे पढ़ते समय कमरे में खाना बना सकें। उस स्थिति में मैं तुम्हें तुम्हारी सारी चाबियां दे दूंगा और तुम्हारी पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं दूंगा। शिक्षक की मुस्कुराहट ने उन्हें ये बता दिया कि उन्होंने शायद किसी तरह से गलती की है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस स्थिति में उन्हें क्या अलग करना चाहिए था। जब तक कि जूस में जहर न मिला हो, उन्होंने बस वही कमरे चुने थे जो उनकी कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त लग रहे थे, या जेम्स और क्रूगर के अनुमान के अनुसार सबसे बड़े कमरे। उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए और वरिष्ठ कक्षाओं के छात्र, जिन पर सफेद, काले और कांस्य के प्रतीक चिन्ह वाले बैज लगे हुए थे, समूह के पास आ गए। बैज पर लिखे पाठ के अनुसार सामान्य ग्रेड के लिए सफेद, जागृत के लिए काला और आरोही के लिए कांस्य। नए छात्रों की वर्दी पर लगे बैज सभी सफेद थे, इसलिए काल ने अब तक ये नहीं देखा था कि वे अकादमी के अलावा किसी और चीज का प्रतिनिधित्व करते थे। अकादमी में आपका स्वागत है। हम आपको आपके कमरे दिखाएंगे। नए लोगों को छात्रावास में पहली बार देखना हमेशा मजेदार होता है। यह एक पूरी तरह से जादुई इमारत है, इसलिए आप जो भी उम्मीद कर रहे थे, उसे अभी अपने दिमाग से निकाल दें। तीनों में से सबसे मजबूत कांस्य बैज वाले छात्र ने समझाया। जब तक वे छात्रावास के मुख्य द्वार तक नहीं पहुंच गए, उन्होंने अधिक कुछ नहीं कहा। दाईं ओर कैफेटेरिया है, जो सुबह 4 बजे से आधी रात तक खुला रहता है। बाईं ओर कपड़े धोने की सुविधा है, वे एक ड्रॉप ऑफ सेवा है। बस उन्हें टोकरी दें और वे इसे धोकर आपके कमरे में वापस लाएंगे। यह कोई होटल नहीं है, यहाँ कोई नौकरानी नहीं है, लेकिन सफाई की आपूर्ति यहीं पर है। अपने कमरे को साफ रखना न भूलें। यदि बहुत से छात्र छात्रावास निरीक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो सभी को दंडित किया जाएगा। वह आपूर्ति कक्ष है, आप बाद में उनसे मिलने जा सकते हैं जब आपके पास अकादमी क्रेडिट होंगे, अपने कमरे या अपनी पढ़ाई के लिए आवश्यक आपूर्ति और चीजें लेने के लिए। अब वहां कोई लिफ्ट नहीं है, लेकिन 3 सीढ़ियां हैं। मुख्य सीढ़ियां सबसे अच्छी है, क्योंकि वे 5 मीटर चौड़ी है और आपको क्रॉस ट्रैफिक से जाम नहीं होना पड़ता। तुम्हारा साल भाग्यशाली रहा, तुम्हें दूसरी मंजिल पर कमरे मिले। मेरा चौथी मंजिल पर है और ये दोनों 5वीं मंजिल पर है। कक्षा में जाने के लिए नीचे उतरना काफी लंबा है, लेकिन मैंने सुना है कि निचली मंजिलों की तुलना में ऊपर के कमरे ज्यादा अच्छे हैं। लड़के की मुस्कुराहट से काल को पता चल गया कि वो निश्चित रूप से उनके साथ मजाक कर रहा था। या तो वहां कोई लिफ्ट थी, या कमरे सभी अजीब थे, चाहे आप कहीं भी जाएं। 3 वरिष्ठ छात्रों ने नए छात्रों के कंधों पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उन्हें दूसरी मंजिल तक ले गए। तुम दोनों यहीं हो क्योंकि तुमने चौकोर आंतरिक कमरे चुने हैं, वरिष्ठ छात्रों के नेता ने सीढ़ियों के दोनों ओर के दरवाजों की ओर इशारा करते हुए उन्हें बताया। यह एक ऐसा कारक था जिस पर वे विचार करना भूल गए होंगे। सीढ़ियों के ठीक बगल में होने के कारण शोर हो सकता है, लेकिन गलियारों को मोटे लाल कालीनों, दीवारों पर लटकी हुई टेपेस्ट्री और बहुत सारी सजावट से सजाया गया था ताकि गूंज को रोका जा सके। दोनों योद्धाओं ने अपने दरवाजे खोले और खाली कमरों को देखा। मुख्य कमरे में कई जले हुए निशान, कटे हुए निशान और बिल्कुल भी फर्नीचर न होने के कारण पत्थर की दीवारें उनका स्वागत कर रही थीं। वे चौंक कर अंदर गए और पाया कि बेडरूम में एक साधारण सिंगल बेड था, जो बिछा हुआ नहीं था, लेकिन उसमें अच्छी क्वालिटी के लिनेन और पैर के पास स्कूल के प्रतीक के साथ एक रजाई थी। मुख्य कमरे के बीच में एक पत्थर का गोलाम खड़ा था, प्रशिक्षण डमी, जिसके बारे में चित्र में बताया गया था कि वह भी कमरे में शामिल है, और बड़े विद्यार्थी सराहना में सीटी बजा रहे थे। अब यह एक अच्छा बोनस है, उन्होंने आपको पिछले सीनियर क्लास से प्रशिक्षण डमी छोड़ी है। वे कमांडर क्लास है, आप उन्हें पहले 2 सालों में कभी नहीं तोड़ेंगे, शायद बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि यह शुरुआती सफाई के लिए एक अच्छा समझौता है जो आपको करना होगा। काले बैज वाला छात्र हंसा। काल ने उन्हें संदेह भरी नजर से देखा। क्या ये वैसे ही है जैसे छात्र इन्हें छोड़कर गए थे, या इसके पीछे कोई व्यवस्था है? बाकी लोग बस मुस्कुराए और कंधे उचकाए। क्यों न हम बाकी लोगों को भी आकर बसने दें और देखें कि आप और जादूगर कहाँ रह रहे हैं। दाना ने आह भरी और गलियारे की ओर इशारा किया। अगर मुझे नक्शा ठीक से याद है तो मैं उस तरफ हूँ।
कमरा 17, लंबा प्रशिक्षण वाला। कांस्य बैज वाले छात्र ने सराहना में सिर हिलाया। मैं भी एक जादूगर हूं, इसलिए मैंने अपनी मंजिल पर वही कमरा चुना है। चलो देखते हैं तुम्हें क्या मिला। उन्होंने दरवाजा खोला और एक बहुत लंबा गलियारा देखा, इमारत के वास्तविक आयामों से कहीं ज्यादा लंबा। लेकिन प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा बेडरूम, शौचालय और दीवार के साथ एक छोटा रसोई घर था। उसके बाद प्रशिक्षण हॉलवे का विशाल पत्थर का विस्तार था। ये बेदाग साफ था और मेज पर एक ही औषधि रखी हुई थी, जिस पर अंतिम निवासी का स्वागत नोट था। बधाई हो, आपको एक अच्छा सीनियर मिला है। अपना स्वागत उपहार देखें, हम काल को उसके कमरे में बसा देंगे। बालकनी वाला कमरा कोने के पास ही था और पहले तो काल को यह नजरअंदाज ही हो गया। सप्लाई कोठरी वाला कमरा उसके ठीक बगल में था, इसलिए दरवाजे सनकरे और एक दूसरे के बहुत पास पास थे। लेकिन बड़े छात्रों को पता था कि वह कौन सा कमरा है। यहीं, चलो देखते हैं कि यह कैसा है। हमारी मंजिल पर बालकनी खाली है। हमारे पास उतने छात्र नहीं थे जितने आप लोगों के पास हैं, इसलिए उनमें से कुछ का उपयोग नहीं हो रहा है। दरवाजा खुला तो एक बहुत ही सादा कमरा दिखा, जिसके बाईं ओर एक छोटा सा हॉलवे था और बाथरूम था। मुख्य कमरे में सिर्फ एक धातु की मेज और एक बड़ा बिस्तर था, जो काले चमड़े से बना था, जिसके नीचे दराज थे। दीवारों को गहरे भूरे रंग से रंगा गया था, जिससे कमरे में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। लेकिन पर्दे अकादमी के लोगों वाले सुनहरे रंग के थे, जो संभवतः कमरे के साथ आए थे। ठीक है, ये रसोई की चुड़ैल का कमरा रहा होगा। डरावनी गौथ लड़की। जब आपको सामान खरीदने के लिए कुछ क्रेडिट मिल जाए तो आप इसे फिर से रंग सकते हैं। इसके लिए शुभकामनाएं। गोल्ड बैज वाले छात्र ने आह भरी, जाहिर तौर पर निराश था कि इस जगह में कुछ खास नहीं था। लेकिन वे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भूल गए थे। एक बार जब वे चले गए और उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया, तो काल ने बालकनी के पर्दे खोले और बाहर कदम रखा, लेकिन खुद को एक ग्रीनहाउस के बीच में पाया। हर जगह पौधे थे, जो उसका नजारा रोक रहे थे, और काल मुस्कुराया। उसके घर में पहले कभी पौधे नहीं थे, उसके माता पिता फूलों को भी जीवित नहीं रख सकते थे। लेकिन विंडस्पीड हॉक बालकनी में बिखरे गमलों में लगे पेड़ों, फूलों और लताओं को देखकर बहुत खुश था। काल को ये याद नहीं था कि उसने प्रवेश द्वार से इसे देखा था, और उसे ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि वे अंदर जाते समय इसके ठीक नीचे से गुजरे थे। हालांकि जितना वह आगे बढ़ा, उतना ही काल को एहसास हुआ कि बालकनी सामान्य नहीं थी। यह अपने आकार से कम 3 गुना बड़ी थी, और लगभग पौधों से भरी हुई थी, जब तक कि वह दूर के छोर पर नहीं पहुंच गया और एक झूला, एक घुमावदार बेंच और एक छोटी सी मेज के साथ एक गज़ेबो पाया, जिस पर एक अच्छी तरह से घिसी हुई नोटबुक रखी हुई थी। बालकनी की देखभाल और रखरखाव, संक्षिप्त संस्करण। काल शीर्षक पर मुस्कुराया और नोटबुक खोली। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप ग्रीनहाउस की विरासत की सराहना करेंगे या नहीं, लेकिन आप पाएंगे कि इसकी देखभाल करना आसान है और यहाँ हर पौधे का एक उद्देश्य है। आप देखिए, वे सभी खाने योग्य हैं। उनमें से ज्यादातर मनुष्यों के लिए हैं, ताकि उनकी वृद्धि में मदद मिल सके। लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने कुछ महत्वपूर्ण पौधे जोड़े हैं। ये कैटनीप पौधा है। बिल्ली के समान जादुई जानवर इसे पसंद करते हैं, और आप इसका उपयोग उन्हें रात में बाहर निकलने पर आपकी रिपोर्ट करने से रोकने के लिए कर सकते हैं। ये हनी बेरी है, जो भालू प्रकार के राक्षसों के बीच लोकप्रिय है। यदि आप इस पौधे के गूदे को अन्य छात्रों के जूतों पर लगाते हैं, तो ये जंगल में विशाल ग्रिजलीज को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अनुसरण करने से पहले अपने हाथ अवश्य धो लें। अंतिम फल सीमित मात्रा में ही खाने योग्य है। ये क्लियर माइंड फ्रूट है। ध्यान केंद्रित करने में मदद के लिए प्रमुख परीक्षाओं से पहले इसका सेवन करें, लेकिन ध्यान रखें कि यह केवल कुछ ही बार काम करता है, इसलिए इसका संयम से उपयोग करें। पुस्तक का बाकी हिस्सा सिर्फ पौधों को पानी देने का कार्यक्रम था, और एक नोट था कि बालकनी का जादू बाकी काम संभाल लेगा। तो आखिरी निवासी ने परीक्षा में नकल करने में मदद के लिए एक फल लगाया, एक जंगल में अन्य छात्रों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और कैटनीप सुरक्षा को रिश्वत देने के लिए ताकि वह रात में चुपके से बाहर निकल सके। यह वरिष्ठ निश्चित रूप से एक दिलचस्प व्यक्ति था। काल ने फैसला किया, अभी भी कोई चूहा नहीं है। बच्चे, विंडस्पीड हॉक ने शिकायत की। वो सही था, सुपरविशन के साथ भी, जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देख सकता था और कृंतकों के मूत्र के निशानों को पहचान सकता था। चूहों का कोई निशान नहीं था। शायद जादुई छात्रावास से यही उम्मीद की जानी चाहिए थी, लेकिन पक्षी के मन में यह एक बड़ी त्रासदी थी। ठीक है दोस्त, हम कैफेटेरिया में जाकर कुछ मांस ढूंढेंगे। काल पुनः मुख्य मंजिल की ओर चला गया और कैफेटेरिया के बुफे की ओर चला गया। नए छात्र, मैं तुम्हें नहीं जानती, काउंटर के पीछे खड़ी बूढ़ी औरत ने पूछा। हाँ मैडम, मेरा नाम काल है। विनम्र,
ये बुरा नहीं है। ठीक है, जो आपको पसंद है उसे ले लो, लेकिन केवल सफेद प्लेटों को ही कमरे में वापस ले जाने की अनुमति है और अगले भोजन के दौरान उन्हें वापस करना होगा। आप जो चाहें खाएं। जादू आप सभी बच्चों पर अलग अलग तरह से असर करता है। अपनी भूख के बारे में शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मांस, हॉक ने मन ही मन खुशी से चिल्लाते हुए कहा। उसका ध्यान लंबे काउंटर के एक तरफ रखी कच्ची मछलियों के ढेर की ओर गया। ये किराने का सामान रखने वाले सेक्शन जैसा लग रहा था, जहां आप अपने कमरे में ले जाने के लिए अपनी सामग्री खुद चुन सकते थे, जबकि काउंटर के पहले हिस्से में तैयार व्यंजन रखे हुए थे। तो फिर मेरी भूख माफ करें, काल ने जवाब दिया और खाने के लिए 2 सफेद प्लेटें ले ली। क्रीम सॉस के साथ पास्ता और मीटबॉल, भुना हुआ सुअर का मांस, कुछ प्रकार की सब्जी जो अविश्वसनीय ऊर्जा का एहसास कराती है, और फिर हॉक के लिए कच्चे मांस की एक पूरी प्लेट। ठीक है, यह निश्चित रूप से सबसे दिलचस्प व्यंजनों में से एक है, लेकिन अगर आप रसोई वाले कमरे में हैं, तो आप इसे अपनी पसंद के अनुसार पका सकते हैं। भविष्य में अगर आपको अपना खाना किसी खास तरीके से पसंद है, तो आप रसोइये से इसे बनाने के लिए कह सकते हैं, उसने समझाया। धन्यवाद, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। काल अपने कमरे में चला गया जबकि हॉक ने दयनीय ढंग से भोजन के लिए विनती की। अगर सभी बच्चे पक्षी इतने प्यारे और जरूरतमंद होते हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी माएँ उनके लिए भोजन चबाने की हद तक चली जाती है। सौभाग्य से विंडस्पीड हॉक के पास एक बेहद तेज धातु की चोंच थी और वह नवजात होने के बावजूद आसानी से हड्डी को काट सकता था। मांस के सभी टुकड़े हड्डीविहीन थे, जिससे पक्षी को निराशा हुई कि उनमें कुरकुरापन की कमी थी, लेकिन मांस पूरी तरह से राक्षसी मांस था, पोषक तत्वों और ऊर्जा से भरपूर, और उसका शरीर पोषण के ढेर के नीचे स्पष्ट दर से बढ़ रहा था। उसने किसी तरह 10 मिनट में अपने वजन से 5 गुना अधिक भोजन चबा लिया, और जब काल अपना भोजन समाप्त कर रहा था, तब भी वो उसकी प्लेट में रखे मीटबॉल्स के लिए विनती कर रहा था। ठीक है, एक मीटबॉल, लेकिन उसके बाद आपको रात के खाने का इंतजार करना होगा। वो कब है? मुझे भूख लगी है, चिड़िया ने शिकायत की, फिर जोर से डकार ली और सो गई। काल को यह निश्चित रूप से भूखमरी जैसा नहीं लगा। जब तक वह जागा, विंडस्पीड हॉक एक गौरैया के आकार का हो गया था और काल के मानसिक स्थान के चारों ओर खुशी से उड़ रहा था। एक उत्साहपूर्ण व्याकुलता, जब वह बालकनी से पत्तियों को साफ कर रहा था, जिन्हें सुखाने के लिए अलग रखा गया था, और फिर पौधों को पानी दे रहा था। यहाँ सब कुछ सबसे बुनियादी स्तर का एक जादुई संसाधन होना चाहिए, इसलिए अगर पत्तियों को ठीक से सुखाया और संरक्षित किया जाए तो उनका भी कुछ मूल्य होगा। समस्या ये थी कि उसे यकीन नहीं था कि यह उद्यान स्कूल द्वारा स्वीकृत है या नहीं, या वे यहाँ के सभी संसाधनों को लूटी गई स्कूल संपत्ति के रूप में देखेंगे। क्या अभी डिनर हो गया है? इस बार हमें कुरकुरा खाना चाहिए, हॉक ने सुझाव दिया। जरूर, चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं कि मेरा पत्र लिखने के बाद बाकी सब कैसे हैं। चिड़िया को पत्र की अवधारणा से उलझन थी, लेकिन काल अपने माता पिता को घर पर पत्र लिखकर बताना चाहता था कि वह ठीक है और अकादमी में अच्छी तरह से बस गया है। छात्र स्कूल वर्ष के अंत तक घर नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई नियम याद नहीं आया जिसमें कहा गया हो कि वे पत्र या टेक्स्ट संदेश नहीं भेज सकते। ऐसा नहीं है कि काल या उसके माता पिता सेल फोन खरीदने में सक्षम थे, लेकिन यह मुद्दा नहीं था। हो सकता है कि जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए और उसे एलीट वजीफा मिलना शुरू हो जाए, तो वह उन्हें एक सेल फोन दिलवा दे। अगर यह काफी होता तो वह शायद उन्हें खदानों से बाहर भी निकाल सकता था और उन्हें रिटायर होने दे सकता था। घर का पत्र लिखने में कुछ ही मिनट लगे और काल ने उसे अपने दरवाजे के पास एक डिब्बे में रख दिया, जिसे अंदर या बाहर से खोला जा सकता था। यहीं पर उसने ट्रेन में कागजात प्राप्त किए और छोड़े थे, और यहीं पर अगर आपको घर पर पत्र भेजना होता था तो उसे उठाया जाता था, इसलिए यहां भी ऐसा ही होना चाहिए, काल ने अनुमान लगाया। भोजन कक्ष नए विद्यार्थियों से भरा हुआ था, जिनमें से अधिकतर की हालत काफी खराब थी। उनके कपड़े फटे हुए थे, उन पर कीचड़ और घास के दाग लगे हुए थे, तथा कुछ के शरीर पर चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। काल डिनर लेने के लिए लाइन में शामिल हो गया, फिर दूसरी प्लेट ली, उस पर पूरा भुना हुआ चिकन रखा और उसे जानवरों को काबू में करने वाली जगह पर रख दिया, जबकि कोई उसे देख नहीं रहा था। फिर उसने एक और प्लेट ली, उसमें पनीर और स्नैक्स का एक संग्रह डाला और उसे एक खाली टेबल पर ले आया। तुम पहले समूह के गॉन्टलेट वाले लड़के थे, है ना? मुझे पहले तुम्हारा चेहरा ठीक से देखने को नहीं मिला था, सुनहरे बालों वाली और बुरी तरह से चोटिल चेहरे वाली एक लड़की ने पूछा, जब वह उसके बगल वाली मेज पर बैठा था। हाँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या हुआ? सभी लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्हें आधा पीट कर मार डाला गया हो, काल ने पूछा। हम थे,
मैं एक ऐसे समूह के साथ गया था जो पृथ्वी के चूहों के खिलाफ सुरक्षा के लिए एक साथ जाने को समझता था, और हमारे प्रमुख योद्धा ने उन्हें कौशल के साथ भगा दिया। लेकिन जब हम दूसरे क्षेत्र में पहुंचे तो पौधे राक्षस पहले से ही पागल हो रहा था। इसलिए हमने सोचा कि इधर उधर जाना अधिक सुरक्षित होगा, और हमने दाहिनी ओर के पेड़ों के बीच से जाने का निर्णय लिया। वह रुकी और धीरे से अपने चेहरे को छुआ, फिर झेप गई। वही जिसमें राक्षसी सुआ थे? काल ने पूछा। ओह, तुम्हें पहले से ही पता है? काल ने सिर हिलाया। इसीलिए हम खेतों से होकर गए थे। मैंने पेड़ों पर सुअरों के निशान देखे और उन्हें उस खनन शहर के बाहर से पहचाना जहां मैं बड़ा हुआ था। लड़की हंसी। यह मैं हूँ, जैस्मिन। मुझे लगता है कि तुम वाकई मुझे मेरे इस चेहरे से पहचान नहीं पाए। इससे ये स्पष्ट हो गया कि जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने अपना परिचय क्यों नहीं दिया, उसे पहले से ही उसे जानना चाहिए था। काल ने उसे फिर से देखा। उसे पूरा यकीन था कि जब वे चले गए थे, तो जिस जैस्मीन को वह जानता था वह गोरी नहीं थी, और वह अब की तुलना में कम से कम 20 किलो भारी हो गई थी। तुम अलग दिखती हो, यह बालों की वजह से होगा। काल ने बुदबुदाया। वो अपनी सहपाठी का अपमान नहीं करना चाहता था, ये बताकर कि वह पहले कैसी दिखती थी। शायद ये यौवन था, लेकिन उसे इस तरह के बदलाव को नोटिस करना चाहिए था। उसे इस बात का यकीन था। भीड़ में कुछ अन्य परिचित लेकिन अपरिचित चेहरे भी थे। ऐसा लग रहा था कि हर कोई उससे थोड़ा अलग था जिसे उसने याद किया था, और उनमें से अधिकांश ने बेहतरीन तरीके से सुधार किया था। सोचने पर उसे याद नहीं था कि वह टेबल पर इतना ऊंचा बैठा था, और उसकी वर्दी की पैंट अब उसके जूतों तक नहीं पहुंचती थी। ये सही नहीं था। आज सुबह जब वह ट्रेन से उतरा तो निश्चित रूप से ऐसा ही था। शायद उसका अकादमी अनुभव बुरा नहीं रहा होगा। थोड़ी और ऊंचाई होती तो वह अपने सहपाठियों की बराबरी कर लेता। अगली सुबह उनके प्रशिक्षण की आधिकारिक शुरुआत थी, लेकिन कोई निर्धारित कक्षाएं नहीं थी। इसके बजाय सभी को ये घोषणा सुनकर जगाया गया कि उन्हें अपने कमरे में अपने समूह के प्रभारी शिक्षक के आने का इंतजार करना चाहिए ताकि वे उन्हें अपनी नई दिनचर्या के बारे में बता सकें। ये किसी भी स्कूल की तुलना में बहुत अधिक आरामदायक कक्षा का माहौल लग रहा था, जिसके बारे में उसने पहले सुना था, और काल को अभिजात वर्ग की जीवन शैली से थोड़ी अधिक ईर्ष्या होने लगी। शायद वह भाग्यशाली भी हो और उसे एक दयालु और सौम्य शिक्षक मिले जो गलत उत्तरों के लिए छात्रों पर चिल्लाए नहीं, या यह न माने कि स्कूल के चारों ओर चक्कर लगाना ही असावधानी का इलाज है। नाश्ते के समय उन्होंने हॉक के लिए एक और भुना हुआ चिकन तथा कच्चा मांस एकत्र किया, लेकिन रात भर में पक्षी के बड़े हो जाने के कारण उसके मांस की खपत अस्थायी रूप से धीमी हो गई थी। वे राक्षसी जानवरों के मानकों के अनुसार बड़े शिकारी नहीं थे, बस उनकी दृष्टि और हमला करने की शक्ति के कारण वे घातक थे। जैसे जैसे वे परिपक्व होते गए, उनमें से अधिकांश ने ग्रैंड कौशल के ज्ञान को पूर्ण किया, जिससे वे एक ही वार में बहुत बड़े शिकार को मार गिराने में सक्षम हो गए। ये बात बहुत प्रभावशाली नहीं लगती, क्योंकि पूर्ण विकसित पक्षी का वजन केवल कुछ किलोग्राम होता है। लेकिन जब दक्षता काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है, तो राक्षस वास्तव में अपने से एक रैंक ऊपर के राक्षसों पर घात लगाकर हमला कर सकता है और उन्हें मार सकता है, वह भी निपुण कौशल की शक्ति का उपयोग करके। यह कोई ऐसा कारनामा नहीं था जिसे कई जानवर कर सकते थे, और यह पूरी तरह से विंडस्पीड हॉक के कौशल विकास की अविश्वसनीय दर का परिणाम था। दोपहर के बाद शिक्षक उससे बात करने के लिए आया, और काल बगीचे में खड़े होकर इंतजार करते करते उब गया था। उसने अपनी ग्रैंड स्किल का तब तक अभ्यास किया जब तक कि वह थक नहीं गया। अपनी सटीकता और सक्रिय गति को सुधारने की कोशिश कर रहा था, और फिर थोड़ी देर की झपकी ली, लेकिन वह वास्तव में निश्चित नहीं था कि यहाँ से आगे क्या करना है, और उसे जो पाठ्यपुस्तकें मिली थी, उनमें से किसी भी जानकारी ने उसे उस विषय पर कुछ नहीं बताया। दरवाजे पर तेज दस्तक से वह जाग गया, और काल बाहर इंतजार कर रही तेज तर्रार महिला सैनिक के लिए दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा। शुभ दोपहर, काल। मैं आपका युद्ध कौशल प्रोफेसर हूँ, आप मुझे सार्जेंट रीटा कह सकते हैं। आपको मार्शल आर्ट और अभिजात वर्ग के लिए आवश्यक कौशल सिखाने के अलावा, मैं आपका व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रोफेसर भी रहूंगा। अकादमी ने निर्धारित किया है कि आपका वर्ग अन्य योद्धाओं से बहुत अलग है, इसलिए मानक वर्ग अनुसूची दैनिक युद्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के बाहर उपयोगी नहीं हो सकती है, इसलिए हम फिलहाल एक साथ काम करेंगे। क्या आपके पास यहाँ पढ़ाई करने के लिए जगह है या आप किसी कक्षा में जाना चाहेंगे? वह लगभग अपनी इच्छा पूरी कर चुका था। रीता निश्चित रूप से बदसूरत नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव दयालु और सौम्य से जितना संभव था उतना दूर था, और अकादमी के चारों ओर चक्कर लगाना ऐसा नहीं लगता था कि वे उसकी पसंदीदा शिक्षण विधियों की सूची से बाहर होंगे। आंगन में एक जगह है जो उपयुक्त होनी चाहिए। कृपया अंदर आएं, सार्जेंट।
गज़ेबो सबसे अच्छा सीखने का स्थान लग रहा था, और जादुई प्रशिक्षण गोलेम की विचित्रता, केवल आपकी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां और इस छात्रावास में बाकी सब कुछ के साथ, काल यह नहीं देख पा रहा था कि वरिष्ठ द्वारा उसके लिए छोड़े गए पौधे कैसे एक मुद्दा बन जाएंगे। सार्जेंट रीटा ने यूनिट में उनका पीछा किया, फिर बालकनी में एक उत्सुक नजर से देखा। लेकिन पौधों की संख्या ने उन्हें चौंकाया नहीं। क्या ये सभी ताजे पानी से भरे हुए हैं? उसने पूछा। कमरे के साथ पानी देने की एक गाइड भी शामिल थी। ज्यादातर को हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी देने की जरूरत होती है, और मुझे नहीं पता था कि उन्हें आखिरी बार कब पानी दिया गया था, इसलिए मैंने उसी दिन पानी दिया जिस दिन मैं वहां रहने आया था। वे काफी सूखे लग रहे थे, लेकिन सब कुछ अभी भी अच्छी स्थिति में है। काल ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया और गज़ेबो की ओर चल पड़ा। यह एक अच्छी इकाई है, बहुत ही आउटडोर। मुझे यकीन नहीं है कि यह जादू के प्रभाव के साथ आंगन पर बारिश करेगा, लेकिन इसके अलावा आप भाग्यशाली हैं। अब मुझे आपकी शक्तियों के बारे में सब कुछ जानना है ताकि हम एक उचित प्रशिक्षण योजना शुरू कर सकें। शारीरिक सुधार कैसे हुए हैं? एक दिन के अभ्यास से आपके कौशल की शक्ति कैसे समायोजित हुई है, और क्या कोई अन्य संकेत है कि आप इसके साथ क्या कर सकते हैं? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, जो वर्ग अपने लिए युद्ध में गोलेम या जादुई निर्माण भेज सकते हैं, उनकी मांग अन्य वर्गों की तुलना में बहुत अधिक है, सिवाय उन जादूगरों के जो अद्वितीय मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन शुरू से ही एक दूरी से हमला करने के साथ, आप एक भयानक स्थिति में नहीं हैं। सार्जेंट ने उसे बहुत ईमानदारी से सूचित किया। उसकी ईमानदारी ने काल को चौंका दिया, और उसे लगा कि वह वास्तव में एक मार्गदर्शन परामर्शदाता के रूप में उसके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखती है। उससे बहुत सी बातें छिपाने से उसे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए काल ने फैसला किया कि उसे समझने के लिए सब कुछ खुले तौर पर रखना सबसे अच्छा होगा। शायद वो जानती होगी कि उसे और हॉक को आगे बढ़ने में कैसे मदद करनी है। काल ने ध्यान केंद्रित किया और हॉक को उसके बीस्ट टैमिंग स्पेस से बाहर निकाला। हमें यहीं से शुरू करना चाहिए। ये हॉक है, और मेरे कौशल ने इसे रसोई में एक अंडे से जगाया। यह उसे मेरे दिमाग के अंदर एक जगह में कुछ हद तक आराम से रहने की अनुमति देता है, और हमारे विचार जुड़े हुए हैं। एक बार जब मैंने उसके साथ अनुबंध किया, तो मुझे रैंड का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त हुई, वही हमला कौशल जो सभी विंडस्पीड हॉक्स के पास है, और मेरी इंद्रियों में अविश्वसनीय सुधार हुआ। सार्जेंट रीटा कुछ सेकंड तक उस छोटे से पक्षी को देखती रही तथा प्राप्त जानकारी को समझने की कोशिश करती रही। तो, आपकी योग्यता आपको राक्षसों से अनुबंध करने देती है, और क्या? उनकी योग्यताओं का उपयोग करें। हालांकि यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अन्य राक्षसों से लड़ने के लिए यह अभी भी एक उच्च जोखिम वाला रास्ता है, उसने पूछा। ठीक है, मुझे लगता है कि यह सच है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है, इसलिए थोड़े प्रशिक्षण के साथ मुझे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। मेरे साथ हॉक भी होगा, काल ने प्रस्ताव दिया। सार्जेंट रीटा मुस्कुराई। क्या होगा अगर हम आपके लिए कोई दूसरा बीस्ट क्यूब न ढूंढ पाए? अगर आपको विंडस्पीड हॉक से बेहतर लड़ाकू विमान मिल जाए, तो आपके पास ज्यादा ताकतवर अभिजात वर्ग में से एक बनने का एक वास्तविक मौका हो सकता है। हॉक इस सुझाव पर आक्रोश में चिल्लाया कि जन्म के तुरंत बाद ही उसे बदल दिया जाएगा। क्या इस महिला को कोई शर्म नहीं है? विंडस्पीड हॉक को नीचे देखते हुए, पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद, मुझे यकीन है कि मैं कमांडर रैंक तक पहुंच सकता हूं, और वह सिर्फ एक आरोही योद्धा है। 1 महीने का समय दें, और मैं शर्त लगा सकता हूं कि मैं उसे हरा सकता हूं। जब हॉक इस तरह बाहर था, तो उसके मानसिक संचार के साथ साथ उसकी चीखें भी सुनाई दे रही थी, और सार्जेंट ने क्रोधित नवजात को देखकर मुस्कुराया। वह क्या कह रहा है? उसने पूछा। वह कहता है कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह कमांडर बनेगा, और तुम तब भी आरोही रहोगी। काल ने उसे संक्षिप्त संस्करण दिया। सार्जेंट ने काल की ओर देखा, जिसने हार मानकर अपने हाथ ऊपर उठा दिए। तुमने पूछा, और उसने कह दिया, मैं यहाँ सिर्फ अनुवादक हूँ। तो, ये वास्तव में उस स्तर पर सुसंगत विचार के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है। दिलचस्प है। मुझे पता है कि यह पहला दिन है, लेकिन हमें प्रशिक्षण मैदान में जाना चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि आप दोनों एक साथ काम करते हुए क्या कर सकते हैं। सार्जेंट रीटा काल को मुख्य मंजिल तक ले गई और मैदान के पार एक बड़े खुले कोलिजियम में ले गई। ये हमारा दिन भर का आयोजन स्थल होगा। तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा, कम से कम जब ये खाली होगा। यहाँ कोई नहीं है, तुम अपने हॉक को जहां तक चाहो भेज सकते हो, और हम प्रशिक्षण गियर के साथ अभ्यास कर सकते हैं। ज्यादा चिंता मत करो, ये कमांडर रैंक के जादुई जानवरों के हमलों को झेलने में सक्षम है, अभ्यास से हमें कोई खतरा नहीं होगा। उसने समझाया।
यह कोलिजियम वास्तव में एक फुटबॉल स्टेडियम था, जिसे एक दशक पहले इंजेक्शन विकसित होने के बाद डिवाइन गोल्डन एकेडमी के रूप में पुनः विकसित करके एक अखाड़े में परिवर्तित कर दिया गया था। यह विशाल और खुला था, जिसमें लड़ने के लिए पर्याप्त जगह थी, तथा भीड़ पर लड़ाई का असर न पड़े, इसके लिए इसमें शक्तिशाली जादुई अवरोध और बख्तरबंद प्लेटिंग लगी हुई थी। अपने पक्षी को बुलाओ, तुम दोनों ही पहला कदम उठा सकते हो, सार्जेंट रीटा ने युद्ध के मैदान के बीच में जाते हुए सुझाव दिया। बाज, ऊपर उड़ो और बगल से हमला करो, वह उम्मीद कर रही होगी कि तुम उसके पीछे जाओगे। काल ने निर्देश दिया। जैसे ही उसने अपने दस्ताने की जांच की और अपनी तलवार निकाली, जैसे ही उसने उसे मानसिक स्थान से मुक्त किया, बाज 50 मीटर ऊपर हवा में उड़ गया और अपने मालिक के तैयार होने की प्रतीक्षा में चक्कर लगाने लगा। जाओ, काल ने निर्देश दिया क्योंकि उसने ब्लेड से आगे वार किया, रेंट को आधे रास्ते में सक्रिय कर दिया, जिससे शक्ति का एक छोटा चाप बना, जिसे रीटा ने अपने हाथों में दिखाई दिए 2 खंजरों में से एक का उपयोग करके आसानी से रोक दिया। फिर जब हॉक का हमला उसकी ओर बढ़ा तो वह एक ओर को हट गई, और जब काल की उंगलियों के एक झटके ने उसकी ओर और अधिक ऊर्जा भेजी तो वह फिर से बच गई। फिर उसने पलटवार किया, ऊर्जा से भरकर काल की ओर दौड़ी। उसे कोई वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं था, लेकिन तलवार खंजर से बड़ी होती है, इसलिए उसने एक तरफ कदम बढ़ाया और अपनी धार घुमाई, जिसे उसने आसानी से रोक दिया। लेकिन जब वह विचलित थी, हॉक के अगले हमले ने उसकी गर्दन के पीछे वार किया, जिससे एक चमकदार लाल निशान बन गया। हम क्या करें? जब मैं उस पर हमला करता हूं तो उसकी गर्दन नहीं टूटती, हॉक ने घबराहट में पूछा। हमला करते रहो, वह हमसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वह हमें लड़ना सिखाएगी। काल ने घबराहट में अपने दस्ताने से खंजरों को रोक लिया, लेकिन वह देख सकता था कि वह उसे रोक रही थी, तथा उसे उसकी शारीरिक सीमाओं को देखने के लिए मजबूर कर रही थी। उस पक्षी की सटीकता घातक है। मैं देख सकता हूं कि ऐसे साथी के साथ आप एक सामान्य ग्रेड राक्षस के खिलाफ कैसे आत्मविश्वास से काम ले सकते हैं। अगर मैं आपके सहपाठियों में से एक होता तो गर्दन पर उस वार के बाद मैं शायद अभी अस्पताल में होता। सार्जेंट ने उन्हें बधाई दी। उसने उस पक्षी की गति को कम करके आंका था, तथा यह नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी एक और गोता लगाने का समय मिल गया है। रीटा ने उन दोनों को अपनी दृष्टि रेखा में रखने के लिए मुड़कर देखा, जबकि पक्षी लगातार उसके ऊपर चक्कर लगा रहा था। फिर उसने कई हमले किए, जिससे काल जमीन पर गिर गया, और समय रहते उसने हॉक के हमलों को रोक दिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि आपकी कमजोरियां कहां हैं। पहली चीज जो हमें प्रशिक्षित करने की जरूरत है, वह है आपके युद्ध कौशल। जबकि पक्षी बार बार छिपकर हमला करने के बराबर है, कम आउटपुट लेकिन चकमा देने में अविश्वसनीय रूप से कठिन है, आपको अपने दुश्मनों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा जब तक कि आप उनका ध्यान खींचने के लिए दूसरा पालतू जानवर या समूह साथी नहीं ढूंढ लेते। ये बात बहुत मायने रखती है। एक तरह से वो अभी भी एक योद्धा वर्ग था, बस एक पालतू योद्धा जो एक जादुई जानवर के साथ लड़ सकता था। एक संपूर्ण युद्ध प्रणाली सीखना आसान नहीं था, लेकिन इस बिंदु पर स्नातक होने के बाद उसका जीवन सचमुच इस पर निर्भर था। जब तक कि वो अति धनवानों के लिए कुछ आरामदायक नौकरी करने के बदले में प्रसिद्ध और शक्तिशाली बनने के सपने को छोड़ न दे और किसी तरह से युद्ध के लिए आरक्षित बल को कभी न बुलाए। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो वो जहां से शुरू हुआ था उससे बहुत अलग नहीं होता। वो बस एक बहुत ही शानदार ढेर के निचले पायदान पर होता। यहाँ तक कि अभिजात वर्ग के अधिकांश संगीत और टेलीविजन के आदर्श भी अपनी ताकत बढ़ाने या हमलों से निपटने के लिए लड़ने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ये काम अपने सहायकों और कैमरों की मदद से किया, ताकि दुनिया को पता चले कि वे कितने शानदार हैं, न कि किसी नौकरशाह या वकील की तरह जिसे एक ऐसे हमले के लिए भेजा गया हो जिसकी खबर तक नहीं बनी और जिसे अकेले ही एक उग्र राक्षस से लड़ना पड़ा। ठीक है, तो हम कहां से शुरुआत करें? तलवारबाजी, मार्शल आर्ट, किसी तरह की गुप्त जादुई शारीरिक प्रशिक्षण कला? उसने पूछा। सार्जेंट रीटा ने हंसते हुए कहा, सबसे पहले हम बुनियादी शारीरिक कंडीशनिंग से शुरुआत करते हैं। आपका शरीर मैना इंजेक्शन के लिए जल्दी से समायोजित हो रहा है, और यह आपके प्राकृतिक विकास के स्थान पर जागृति को ट्रिगर करता है। यही कारण है कि हम मिडिल स्कूल के अंत में शॉट देते हैं, ताकि सभी प्राप्तकर्ता अभी भी तेजी से विकास के चरण में हो और बदलावों के साथ अधिक आसानी से अनुकूलित हो सकें। जैसे जैसे आपका शरीर समायोजित होता जाएगा, आप सामान्य शारीरिक संरचना से जागृत शारीरिक संरचना में काफी तेजी से आगे बढ़ सकेंगे, और तब आप वास्तव में स्वीकार्य गति से लड़ने में सक्षम हो जाएंगे, जो आपकी बाज की गति के करीब होगी। काल ने आह भरी। उसे पता था कि अकादमी के चारों ओर चक्कर लगाने होंगे। मेरे साथ जिम में चलो। अब वहां बहुत से चपलता वाले लड़ाके होंगे, इसलिए तुम्हारे मानक वहां मौजूद उपकरणों के लिए उपयुक्त होने चाहिए।
मैं आज तुम्हें एक बुनियादी दिनचर्या सिखाऊंगा और फिर हम तुम्हारे सुधार के लिए आधार रेखा तय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगले महीने के भीतर आप न्यूनतम जागृत मानक प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे, लेकिन आधिकारिक परीक्षाएं होने से पहले आपके पास सेमेस्टर के अंत तक का समय है। तो ज्यादातर छात्रों को जागृत होने में इतना समय लगता है? काल ने पूछा। यह इतना बुरा नहीं लगा। नहीं, उनमें से कई अगले कुछ हफ्तों में न्यूनतम मानक हासिल कर लेंगे। सच्चे जीनियस पहले सेमेस्टर के अंत तक आरोही के करीब पहुंच जाएंगे और साल के अंत में या दूसरे साल की शुरुआत में वहां पहुंच जाएंगे। ठीक इसी तरह काल के अभिजात वर्ग के रूप में आसान दिनों के सपने चकनाचूर हो गए। जब वे जिम पहुंचे तो अटेंडेंट ने काल को एक कसरत के लिए वर्दी दी जिसमें स्नीकर्स, शॉर्ट्स और अकादमी की सफेद और सुनहरे रंग की शर्ट थी, और उसे स्नान करने और कपड़े बदलने के लिए लॉकर रूम में भेज दिया। यह उनकी नीति थी, उपकरण का उपयोग करने से पहले और बाद में स्नान करना। जाहिर है, नए छात्र खुद पर्याप्त रूप से नहीं नहाते थे और उन्हें आने पर स्नान करना पड़ता था। या शायद, जैसा कि उस दिन था, उनसे पहले से ही पसीने से तर होने की उम्मीद की जाती थी। तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन सार्जेंट रीटा पहले से ही वहां मौजूद थी। उसने काले रंग की टैंक टॉप और हरे रंग की कार्गो पैंट और साफ बूट पहन रखे थे। क्या उन्हें लगा कि अगर उसने हरा रंग नहीं पहना तो उसे छात्रा समझ लिया जाएगा? या शायद ये सैन्य नियम था? काल ने सुना था कि कुलीन सैनिक आधिकारिक तौर पर सैन्य नहीं थे, बल्कि सरकार की अपनी शाखा थे। हालांकि वे खदानों में नहीं आए थे, उनके वहां होने का कोई कारण नहीं था, इसलिए इंजेक्शन के दिन से पहले उसने वास्तव में कभी किसी को नहीं देखा था। चपलता प्रकार के योद्धा, जैसा कि सार्जेंट रीटा ने इस वर्ग को कहा था, लगभग पूरी तरह से महिलाएं निकली। इससे काल को इस बात पर गहरी चिंता हुई कि लोगों में जागृत कौशल के लिए मैना इंजेक्शन का किस तरह का पूर्वाग्रह था, या यह उसके वर्तमान शरीर के बारे में क्या कहता है। वह भले ही अब तक का सबसे मर्दाना आदमी न हो, लेकिन जब उसे यह बताया गया कि तुम्हारा शरीर अब 14 साल की लड़की जैसा है, तो उसके अहंकार को ठेस पहुंची। फिर उसने कांच की दीवार के पार देखा और वरिष्ठ कक्षाओं के ताकतवर योद्धाओं को प्रशिक्षण लेते देखा, और पूरी कक्षा मांसल, मजबूत और ताकतवर लोगों से भरी थी, जिनकी भुजाएं उसके धड़ के आकार की थीं। शायद वो सही जगह पर था। ठीक है, सबसे पहले, ऊपरी शरीर की ताकत। आपका ये कौशल आपके शरीर पर बहुत अधिक प्रतिरोध डालता है, और आपको इसके माध्यम से शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन इतना अधिक भार नहीं बढ़ाना चाहिए कि आप इससे बच न सकें। रीता ने शुरू किया। इसके बाद 2 घंटे नरक में बीते। जब तक काल लंगड़ाते हुए वापस शोवा में पहुंचा, तब तक वो पसीने से लथपथ, थका हुआ था और वहीं सो जाने के लिए तैयार था। वह गिरने ही वाला था कि हॉक ने उसे आपातकालीन ऊर्जा या जीवित रहने के लिए भोजन के रूप में खाने के लिए ठंडे भुने हुए चिकन का एक टुकड़ा दिया। विंडस्पीड हॉक शैली। जीवित रहने के लिए राशन की बहुत कमी थी, हालांकि पक्षी के पास अभी भी 1/4 भुना हुआ चिकन और बहुत सारा कच्चा मांस बचा हुआ था। एक बार जब वो कपड़े बदल चुका था, काल दोपहर के लिए छात्रावास में वापस चला गया और सीधे कैफेटेरिया में कुछ बहुत जरूरी चीनी और कैफीन लेने चला गया। अगर यह रोजाना की दिनचर्या होने वाली थी, तो उसे सामान्य से कहीं ज्यादा भारी भोजन करना शुरू करना होगा। किसी तरह, मौत जैसा महसूस होने के बावजूद, वो अभी भी ऐसा दिखने में कामयाब रहा कि वो आने वाले अगले कुछ समूहों की तुलना में बेहतर स्थिति में था। वे एक दूसरे को सीधा पकड़े हुए थे, और ज्यादातर चोटिल, कटे हुए, झुलसे हुए या किसी तरह के रहस्यमयी तरल से टपकते हुए थे। तुम्हें क्या हुआ? काल ने बगल की मेज पर बैठे जादूगर से पूछा, जिससे वो इतना चौंक गया कि लगभग अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। कौशल प्रशिक्षण। पूरे दिन जादू की कक्षाओं में कौशल और सिद्धांत प्रशिक्षण दिया जाता है। मेरे पास एक मंत्र है, लाइटनिंग बोल्ट, और उन्होंने मुझे आज इसे 30 बार डालने के लिए बार बार सप्लीमेंट पिलाए, जब तक कि यह मुझ पर और मेरे आसपास के सभी लोगों पर असर करना बंद नहीं कर देता। उसने शिकायत की, स्पष्ट रूप से पीड़ा में, और इतना थका हुआ कि वह बेहोश होने वाला था। तुम्हारा क्या हाल है? मेज पर बैठी दूसरी जादूगरनी, जिसकी वर्दी पर जले हुए हिस्से थे, ने पूछा। मैंने प्रशिक्षक के साथ एक मुकाबला कक्षा ली, फिर चपलता प्रकार के सेनानियों के साथ 2 घंटे की फिटनेस दिनचर्या की। मुझे लगता है कि मेरे पैर पहले से ही हलवा में बदलने लगे हैं। काल ने आह भरी। 2 घंटे की फिटनेस दिनचर्या? तुमने प्रशिक्षक के साथ ऐसा क्या किया कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ा? यहाँ तक कि नौसिखिए योद्धाओं को भी हथियारों की ट्रेनिंग के साथ साथ केवल 30 मिनट का गहन भार प्रशिक्षण सत्र और 30 मिनट का कार्डियो सत्र ही मिलता है। लड़की ने पूछा। कोई विचार नहीं। मुझे लगता है कि उसे मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वो इस महीने ही मुझे जागृत शरीर में ढालने की बात कर रही है। जादूगरों ने मुंह सिकोड़ा।
हमें सेमेस्टर परीक्षाओं के खत्म होने से पहले अपने मन के स्तर को जागृत स्तर तक ले जाने की जरूरत है, लेकिन ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है, और हमें जब भी छुट्टी हो, ध्यान लगाने की जरूरत है। लेकिन जब आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते तो आप ऐसा नहीं कर सकते, और आज हम सभी बहुत ज्यादा दर्द में हैं। ठीक है, लगभग हम सभी। मुझे लगता है कि वह ठीक हो सकती है, वह महिला एक राक्षस है। काल ने जिस लड़के से सबसे पहले बात की थी, उसने अगली मेज पर कीचड़ से लथपथ एक महिला की ओर इशारा करते हुए शिकायत की। स्लिंगल, काल ने पूछा, इससे मूर्ख मत बनिए, वह एक जल जादूगर है, और उसका पहला मंत्र ताजा जल कीचड़ है। यह उसकी सहनशक्ति और मन को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है, इसलिए वह पूरे दिन इसे ऐसे ही पहनती रही है। ये लगभग एक धोखा देने वाली क्षमता थी। इन दोनों ने जो कहा, उसके अनुसार जादूगरों ने अपने मंत्रों को बनाए रखने और नियंत्रित करके अपनी योग्यता को प्रशिक्षित किया, और जब वह इसे पहनती थी, तो उसकी सहनशक्ति और जादू को ताज़ा किया जाता था। इसलिए वो बिना थके हर समय ऐसा कर सकती थी। वो लगभग निश्चित रूप से जल्दी ही विकसित होगी। काल ने फैसला किया कि एक सच्चे नायक को ऐसी ही किस्मत मिलनी चाहिए। कीचड़ बहुत खराब है, आप इसे खा भी नहीं सकते, ये बस कुचल जाता है। हॉक की बात सही थी, वह न केवल एक उत्कृष्ट लड़ाकू सहायक था, बल्कि वह खाने योग्य भी था। छात्र धीरे धीरे अपने कमरों में चले गए, और काल ने हॉक को अपने अतिभोग के लिए सोने दिया, जबकि वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, सोने के लिए बहुत थका हुआ था, लेकिन कुछ और करने के लिए बहुत दर्द में था। उसे यकीन नहीं था कि यह कब आनंददायक नींद में बदल गया, लेकिन वह अगली सुबह अपने अलार्म के बजने के बारे में बहुत जागरूक था, जो उसे सचेत कर रहा था कि सार्जेंट रीता के आने से पहले उसके पास 15 मिनट है। काल ने जल्दी से स्नान किया और अपनी वर्दी पहन ली, इससे पहले कि सार्जेंट उसके दरवाजे पर आती, अधीरता से दस्तक देती और अपने दूसरे हाथ में नाश्ते की बोतल पकड़ती। तुम देर से आ रहे हो, इसलिए मैं खाना लेकर आई हूँ। चलो गज़ेबो में चलते हैं ताकि तुम पढ़ते हुए खाना खा सको, उसने निर्देश दिया। जब वे बैठ गए तो सार्जेंट रीटा ने एक छोटा पत्थर निकाला और मेज पर रख दिया। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? उसने पूछा। काल ने उसे देखा। यह अंडा नहीं था, ये किसी तरह का पत्थर था। उसने उसे दबाया भी, पहले चम्मच के हैंडल से और फिर अपनी उंगली से। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह निश्चित रूप से एक चट्टान है, उसने उत्तर दिया। दिलचस्प है, तो मानसिक पत्थर का आप पर कोई जवाब नहीं है, लेकिन आप अपने पक्षी के साथ संवाद कर सकते हैं, रीता ने कहा। अब इसे आजमाओ। काल ने पुनः अपना हाथ पत्थर पर रखा, उससे कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वह केवल एक चट्टान थी। फिर एक और एक और, लेकिन जब उसने मेज पर एक छोटा सा सुनहरा सिक्का रखा, जो गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र का एक प्राचीन मौद्रिक साधन था, जहां वे रहते थे, काल को तुरंत उस वस्तु के लिए एक आत्मीयता महसूस हुई, और जब उसने सिक्के पर ड्रैगन को छुआ, तो उसे शक्ति की भावना भर गई। तो यही जवाब है। उस सिक्के को पिछले ड्रैगन फेस्टिवल के दौरान ड्रैगन गॉड श्राइन में आशीर्वाद दिया गया था। ऐसा लगता है कि आपकी शक्तियां ड्रैगन ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। चूंकि यह मामला है, इसलिए मैं कुछ और आजमाना चाहता हूं। रीता ने चमकते लाल तरल से भरी एक छोटी शीशी निकाली। ओह, मुझे ये चाहिए। दुष्ट महिला से कहो कि वह मुझे दे, हॉक ने मांग की। आपको खुश होना चाहिए कि वह आपकी बात नहीं सुन सकती। हॉक को लगता है कि अगर यह उसे मिल जाए तो यह उसके लिए उपयोगी होगा। यह क्या है? काल ने पूछा। यह मन से भरा हुआ राक्षस रक्त है। ये शारीरिक साधना प्रकार के अभिजात वर्ग के लिए सामान्य ग्रेड संसाधनों में सबसे बुनियादी है। मन से भरा हुआ राक्षस रक्त पीने से शरीर मजबूत होता है और उत्परिवर्तन प्रेरित हो सकता है। प्रक्रिया को संभालने और मार्गदर्शन करने के लिए उचित विधि के बिना यह अक्सर घातक होता है, लेकिन एक राक्षस या जादुई जानवर के लिए ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसने समझाया, उसकी आंखों में मनोरंजन चमक रहा था। एक क्षण के लिए तो वह एक खुशमिजाज युवती सी लगी, लेकिन फिर जैसे ही उसने मेज की ओर इशारा किया, उसका गंभीर चेहरा वापस आ गया। उसे बुलाओ ताकि मैं प्रक्रिया देख सकूं। अगर यह काम करता है, तो अकादमी आपको पक्षी के लिए और संसाधन उपलब्ध कराएगी जब तक कि यह एक उचित लड़ाकू इकाई में विकसित न हो जाए। आज सुबह की ब्रीफिंग के अनुसार, नेतृत्व को लगता है कि केवल एक रैंडम हमले के साथ आपको फ्रंटलाइन फाइटर में बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है, और वरिष्ठ प्रोफेसरों को लगता है कि हमें हॉक को प्रशिक्षित करने में अधिक सफलता मिल सकती है, जिसमें आप एक सहायक या स्काउटिंग भूमिका में इसके बैकअप और नेता के रूप में हैं। उसने समझाया। काल ने आह भरी, दूसरे दिन और मैं पहले ही किनारे कर दिया गया। रीता ने अपनी निराशा पर ईमानदारी से हंसते हुए कहा, सभी जादूगरों को भी इसी दिशा में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये हताहतों की संख्या कम करने का एक उपाय है।
जितने ज्यादा लोग हम गोलेम, समन, बाधाओं और आपके मामले में राक्षसों के पीछे लड़ सकते हैं, हम जादुई जानवरों का उतना ही बेहतर विरोध कर सकते हैं, और उतनी ही ज्यादा सफलता हमें दूसरे देशों की सेनाओं के खिलाफ मिलेगी। वे जानते हैं कि हमारे पास लाभ है, और यह सापेक्ष शांति अधिक समय तक नहीं रहेगी। यदि आप तोप का चारा नहीं बनना चाहते हैं, तो आपको ताकत हासिल करने के लिए जल्दी से कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए पक्षी को मजबूत करें, और जब आपको लगे कि आप किसी अन्य पालतू जानवर को लेने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, तो मुझे बताएं और अकादमी आपके लिए कुछ उपयुक्त खोजेगी। ये कल की दिनचर्या से एक तीव्र परिवर्तन था, जिसमें उसकी शारीरिक शक्ति को यथाशीघ्र बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, किंतु यदि वे उसकी शक्तियों के बारे में उससे अधिक नहीं जानते थे, तो वास्तव में वे उसे अधिक कुछ नहीं सिखा सकते थे, सिवाय उन विधियों के जो अन्य शक्तियों वाले लोगों के लिए कारगर रही थी। लेकिन हॉक पहले से ही मेज पर था, और खुशी से मन से भरे राक्षस के खून को पी रहा था, और इतनी शक्ति उत्सर्जित कर रहा था जो किसी सामान्य श्रेणी के जानवर से अपेक्षा से कहीं अधिक थी। कुछ सेकंड के बाद प्रभाव फीका पड़ने लगा, लेकिन पहले वाला निगल के आकार का बाज अब बहुत बड़ा हो गया था, और हालांकि यह अभी भी एक सामान्य श्रेणी का राक्षस था, यह पूरी तरह से विकसित और जागृत स्तर की शक्ति के बहुत करीब पहुंच रहा था। तभी कुछ सचमुच अजीब हुआ। काल को लगा कि हॉक से ऊर्जा उसके पास आ रही है, जिससे उसका दिमाग साफ हो रहा है, उसकी दृष्टि तेज हो रही है, और उसकी मांसपेशियां ताजा और मजबूत महसूस कर रही हैं। उसके पास इसका सूक्ष्म परीक्षण करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन काल को लगभग पूरी तरह से यकीन था कि हॉक के बढ़ने के साथ ही उसकी शारीरिक शक्ति भी अचानक बढ़ गई थी। पिछले कुछ दिनों में उसने जितने भी लोगों को देखा था, उनमें से अधिकांश लोग मैना इंजेक्शन के बाद तेजी से बदल रहे थे, इसलिए ये सिर्फ ऐसा ही हो सकता है। लेकिन ये तथ्य कि हॉक को राक्षस का खून दिए जाने के बाद ये सब अचानक हुआ, अविश्वसनीय रूप से संदिग्ध लग रहा था। काल ने अपना गला साफ किया और मेज पर पड़ी खाली शीशी को देखा। तो मैं ड्रैगन ऊर्जा से प्रतिध्वनित होता हूँ, और हॉक को राक्षस का खून पसंद है। दूसरा भाग हॉक के लिए बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई ज्ञात तकनीक है जो हमें और अधिक तेजी से मजबूत बना देगी? ठीक है, हमारे पास ड्रैगन प्रकार की ऊर्जा सीमित है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शायद कोई दूसरा तरीका हो। मांसाहारी जादुई जानवर दूसरे जानवरों को मारकर और खाकर उनकी जीवन शक्ति को अवशोषित करके मजबूत बनते हैं। मुझे लगता है कि जैसे ही आप बुनियादी कौशल और उत्तरजीविता के पाठ पूरे कर लें, आप दोनों को व्यवहारिक पाठ्यक्रमों में ले जाना सबसे अच्छा होगा। हम आपको बिना इतना प्रशिक्षित किए अकादमी से बाहर नहीं भेज सकते कि आप खुद की रक्षा कर सकें। अगर लोगों को पता चले कि प्रशिक्षण के दौरान किसी कुलीन की मृत्यु हो गई है तो वे दंगा कर देंगे। मैना इंजेक्शन हमारे लिए बहुत बढ़िया है, हमें सभी तरह की महाशक्तियां मिलती हैं, लेकिन आम लोगों के लिए वे एक सुरक्षित भविष्य का वादा है, बिना आस्म राक्षस आक्रमणों के दुस्वप्न या युद्ध के दौरान असहाय छोड़े जाने के। काल ने अपनी आंखें घुमाई क्योंकि वह आधिकारिक प्रचार में शामिल हो गई थी। हालांकि वह बिल्कुल गलत नहीं थी। यहाँ के ज्यादातर छात्र कभी किसी युद्ध में नहीं लड़ेंगे। अरे, उनमें से आधे कभी भी ऐसा कौशल विकसित नहीं करेंगे जो वास्तव में युद्ध के दौरान उपयोगी हो। तलवार चलाने का कौशल कितना भी बढ़िया क्यों न हो, तोपखाना अभी भी मौजूद है। जब तक आपकी तलवार हवाई हमले से नहीं निपट सकती, तब तक यह वास्तविक युद्ध के दौरान उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं थी। लेकिन उनमें से कुछ वास्तव में तलवार तकनीक का उपयोग करके तोपखाने से निपटने में सक्षम थे। जादूगरों की कहानी अलग थी, लेकिन साथ ही अगर उसका जानवर काफी शक्तिशाली हो गया, या वह किसी विशेष रूप से शक्तिशाली राक्षस के साथ संबंध बनाने में कामयाब हो गया, तो वह एक घातक लड़ाकू शक्ति भी बन सकता था। एक शक्तिशाली जादुई जानवर की खाल गोलियों को रोक सकती थी, और कई प्रकार के जानवर आग उगल सकते थे, बिजली गिरा सकते थे, या अपने पंजों से बख्तरबंद वाहनों को भी काट सकते थे। वो पहले से ही रैंड के साथ उस अंतिम रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, और यदि वो शक्ति पैमाने के जागृत स्तर से आगे बढ़कर आरोही स्तरों तक पहुंच सकता था, तो कोई कारण नहीं था कि वह अपने दम पर एक बख्तरबंद वाहन को न तोड़ सके। लेकिन अभी के लिए ये ज्यादातर काल्पनिक है। हम किसी के साथ युद्ध में नहीं है, और जादुई जानवरों को पूरे गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में रोक कर रखा गया है, काल ने उत्तर दिया। अभी के लिए बस मुझ पर भरोसा करो काल, तुम जितना संभव हो उतना युद्ध प्रशिक्षण लेना चाहते हो, और मैं हॉक के लिए बेहतर संसाधनों के लिए आवेदन करूंगी। मुझे पता है कि पक्षियों को आप जो भी मांस खिलाते हैं, वे आम तौर पर उससे खुश रहते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें तेजी से बढ़ने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक विस्तृत योजना की आवश्यकता होगी, रीता ने उसे बताया। काल ने इस बारे में सोचा। एक विंडस्पीड हॉक 4 महीने की उम्र में पूरी तरह से विकसित हो गया था।
लेकिन उस समय वे केवल सामान्य ग्रेड की काया वाले कम जागृत स्तर के जानवर थे। अगर उन्हें उस ताकत के स्तर से आगे बढ़ना था तो उन्हें समय और मजबूत जानवरों का शिकार करना होगा। किसी तरह के संदर्भ या योजना के बिना वो अपने दूसरे वर्ष में बहुत कम स्तर पर अटक सकता था। रीता ने अपने बैग से किताबें निकालनी शुरू की, लेकिन काल को यहाँ पहले दिन जो किताबें दी गई थी उनसे बहुत अलग किताबें थीं। ये सभी जादुई जानवरों, उनके आहार, गुणों, क्षमताओं और अन्य कारकों के बारे में थीं जो हॉक के लिए प्रासंगिक हो सकती थीं। मैं इन्हें आपके लिए छोड़ दूंगा और कल सुबह वापस आऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप आज पक्षी की देखभाल और भोजन के लिए एक गाइड बनाएं और किताबों से मिली जानकारी के साथ उसे सही ठहराएं। अगर यह अच्छा है और यह हमारे पास मौजूद जानकारी का तार्किक तरीके से पालन करता है तो मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ और संसाधन उपलब्ध करा सकता हूं। कम से कम मैं कुछ और मन संचारित राक्षस रक्त प्राप्त कर सकती हूँ। हम योद्धाओं और अन्य वर्गों के लिए इसका काफी स्टॉक रखते हैं जिन्हें तुरंत शारीरिक शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता होती है। उसने मुस्कुराते हुए काल को सूचित किया। रीता ने काल को राक्षस डेटा पर पुस्तकों के ढेर के साथ अकेला छोड़ दिया, जो सभी एक शिकारी के दृष्टिकोण से लिखी गई थी। सबसे अच्छा, उन्होंने बताया कि जानवर का सामान्य आहार क्या था और उसे कहाँ पाया जा सकता था, लेकिन यह उसे ठीक से पालने में मदद करने वाले मार्गदर्शक से बहुत अलग था। जंगली जानवरों और जादू उपयोगकर्ताओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्हें सामान्य से अधिक तेजी से पालने के लिए एक मार्गदर्शक से भी कम। सौभाग्य से उसे होमवर्क पूरा करने के लिए हॉक के लिए केवल एक देखभाल और भोजन संबंधी गाइड की आवश्यकता थी, जो उस दिन के लिए कार्यभार का बिल्कुल उचित स्तर था। इसके अलावा उसके पास एक चीट भी था। हे हॉक, तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह की चीजें तुम्हें मजबूत बना सकती हैं? कुछ ऐसा जिसे तुम खा सको या अपने पास रख सको ताकि तुम तेजी से बढ़ सको। काल ने खुश पक्षी से पूछा, जो उसके मन के अंदर आराम करने के लिए बैठ गया था। मुझे मांस पसंद है और उस दुष्ट महिला का लाल जूस और वहां के नीले फल, क्या मैं उन्हें खा सकता हूं? मुझे एक पल का समय दीजिए, मैं देखूंगा कि वे क्या हैं और किस लिए हैं। काल ने बालकनी ग्रीनहाउस के लिए नोटबुक खोलने से पहले उत्तर दिया। माउंटेन गूजबेरीज मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन, राक्षसों के लिए चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे नहीं पता कि इसमें कोई पोषण मूल्य है, लेकिन इसकी गंध सभी प्रकार के राक्षसों को आकर्षित करेगी। इस बेरी में उच्च मैना सामग्री होती है, जो सबसे कमजोर किस्म के मैना पोषण बनाने के लिए उपयुक्त है। केंद्रित रूप में भी ये सामान्य मैना रिकवरी पोषण जितना मजबूत नहीं है। काल ने विवरण 2 बार पढ़ा और फिर 3 जामुन तोड़ने चला गया। आप दिन में एक बार इतनी मात्रा में खा सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। उसने हॉक को चेतावनी दी। वास्तव में वह नहीं चाहता था कि जब उसके पालतू जानवर के पास मांस का ढेर लगा हो तो वह बाज को जंक फूड खिलाए। बाज ने जामुन उठाए, उन्हें लालसा से देखा, फिर उन्हें कच्चे मांस पर फैला दिया और नए जोश के साथ उसे फाड़ना शुरू कर दिया। काल ने अपने होमवर्क के लिए कागजात में एक नोट जोड़ा। विंडस्पीड हॉक्स अपने पसंदीदा कच्चे मांस के आहार में मसाला के रूप में माउंटेन गूसबेरी का उपयोग करेंगे। जब बाज ने खाना समाप्त कर लिया और अपने शरीर में मैना और पोषक तत्वों के प्रवाह को स्थिर होने देने के लिए लेट गया, तो काल ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। आप सार्जेंट रीटा को दुष्ट महिला क्यों कहते हैं? उसने पूछा। जब भी मैं उसे देखता हूँ, वह चाहती है कि मैं काम करूं, लेकिन कभी खाना नहीं मिलता। वह बुराई के अलावा और क्या हो सकती है? ये बात बहुत मायने रखती थी। बेबी हॉक अभी भी एक जादुई जानवर था और उसका पेट उसके व्यवहार के लिए मुख्य प्रेरक शक्ति था। उनके बीच जो भी रिश्ता बना था, उसने हॉक को काल के साथ दोस्ताना बना दिया, लेकिन यह विचार उसके आसपास के किसी और व्यक्ति तक नहीं फैला। ठीक है, तो आराम करने के लिए सबसे आरामदायक जगह कौन सी है? काल ने पूछा। यहीं, शायद उस चाय के पेड़ की शाखाएं। इनकी खुशबू अच्छी होती है और ये आपकी गंध को शिकार से छिपाती है। चाय के पेड़ अच्छे पेड़ होते हैं। पूरी दोपहर काल ने पक्षी से प्रश्न पूछे और उत्तरों के साथ एक रिपोर्ट लिखी। फिर उसने पाठ्य पुस्तकों को खंगालना शुरू किया, ऐसे पूरकों की तलाश में जो राक्षसों या यहाँ तक कि ग्रैंड प्रकार के कौशल वाले कुलीन लोगों की मदद कर सकें। पहले समूह ने इस पर ज्यादा शोध नहीं किया था, लेकिन दूसरा समूह काफी आम था। सभी प्रकार के योद्धा वर्गों में थोड़े से प्रशिक्षण के बाद एक रैंडिंग अटैक होता था, और यह उन कौशल तकनीकों में से एक था जिसे गोल्डन डिवाइन अकादमी ने अपने योद्धाओं को सिखाया था। स्वाभाविक रूप से उनके पास ऐसे पूरक थे जो योद्धाओं की आंतरिक शक्ति के साथ विस्फोट करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए थे। सवाल यह था कि क्या वे हॉक पर प्रभावी होंगे।
उनमें से कोई भी विवरण को देखकर नहीं बता सकता था, इसलिए काल ने मानक पाठ्य पुस्तकों को पलटना शुरू कर दिया जब तक कि उसे कीमिया पाठ नहीं मिल गया। वह ज्यादा उत्पादक था। एक बार जब उनके पास संभावित औषधियों और उपचारों की सूची आ गई, तो काल को बस सामग्री की जांच करनी थी और देखना था कि क्या ये कुछ ऐसा है जो हॉक को पसंद आ सकता है। उनमें से ज्यादातर सभी हर्बल आधारित थे, लेकिन एक बार जब वह स्ट्रेंथ पोशन तक पहुंच गया, तो उसे कुछ आशाजनक लगा। ये राक्षस के खून से बना था, जिसमें रत्न की धूल डाली गई थी जो मजबूत जादुई ऊर्जा देती थी। दोनों ने मिलकर मानव को लंबे समय तक ऊर्जा का विस्फोट दिया। वह पत्थर आशाजनक हिस्सा था। उसे वास्तव में ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं थी जो हॉक को ताकत दे सके। वह एक पक्षी था, गोरिल्ला नहीं, लेकिन वो पत्थर जिससे वह बना था, उसमें से निकलने वाली शक्ति उसे और तेजी से बढ़ने में मदद कर सकती थी। उसके बाद काल खोजता रहा, लेकिन उसे सिर्फ एक और संसाधन मिला, उसी तरह का एक पवन जादू पत्थर। वह कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था, इसे जादूगरों ने मैना भंडारण उपकरण के रूप में बनाया था। हॉक को मैना को अवशोषित करना पसंद था, और चूंकि यह वायु जादू था, इसलिए काल को कुछ उम्मीदें थी कि वह अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए उस पत्थर के साथ काम करने में सक्षम होगा। ये 4 संभावित संसाधन थे। उच्च ऊर्जा वाला राक्षस मांस, जिसमें मसाले के लिए जामुन, संक्रमित रक्त, शक्ति पत्थर और पवन पत्थर शामिल है। अगर वह उन चारों को प्राप्त कर लेता है, तो वह अगले कुछ हफ्तों में हॉक को जागृत शक्ति तक पहुंचाने में भी सक्षम हो सकता है।